प्यारे साथियों, मेरे चैनल बालाजी महाकाल में आपका स्वागत है। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। साथियों, अगर कहानी आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करें और शेयर करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि उसके पिता गुप्त कक्षों या जेलों के बजाय आंगन में फंस गए थे। इस आंगन से बचना जेल से भी कठिन था। श्रीमान दिनेश, आपने कहा था कि स्प्रिटी लॉकिंग मंत्र को अभी भी निष्क्रिय किया जा सकता है। इसे कैसे निष्क्रिय किया जा सकता है? विपिन ने पूछा। स्प्रिट लॉकिंग मंत्र को वास्तव में निष्क्रिय किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए बड़ी ताकत की आवश्यकता होती है। आमतौर पर केवल सर्वोच्च विशेषज्ञ जो पौराणिक क्षेत्र तक पहुंच चुके हैं स्प्रिट लॉकिंग मंत्र को निष्क्रिय कर सकते हैं, दिनेश ने कहा। विपिन हैरान था कि पौराणिक क्षेत्र क्या होता है। डिवाइन ट्रांसेंडेंस, दिनेश ने सीधे कहा। विपिन एकदम से चौंक गए। मार्शल आर्ट का मार्ग, आत्मा पथ के 7 चरण, आध्यात्मिक सागर, स्वर्ण कोर क्षेत्र यानी यंग शून्य क्षेत्र और दिव्य पारगम, उनमें से इंग यांग शून्य को देवभूति के चरम स्तर के रूप में माना जाता है। हालांकि यांग शून्य क्षेत्र के एक उच्च स्तर था जो पौराणिक क्षेत्र था। वह क्षेत्र दिव्य अतिक्रम था। हालांकि सर्वोच्च विशेषज्ञ दुर्बल थे। देवभूति हजारों वर्षों के इतिहास से गुजरे थे। केवल एक ही थे जो वास्तव में दिव्य परगम के स्तर तक पहुंचे थे। वह देवभूति के संस्थापक सम्राट और निरंकार तलवार कला के निर्माता थे। लेकिन संस्थापक सम्राट देवभूति की स्थापना के कुछ ही समय बाद गायब हो गया। अब भी कोई नहीं जानता कि वह जीवित है या मर चुके हैं। क्या इस स्पिरिट लॉकिंग को दिव्य परगम के पौराणिक स्तर पर केवल एक ही सर्वोच्च विशेषज्ञ द्वारा ही निष्क्रिय किया जा सकता है? यह कैसे हो सकता है? विपिन की अभिव्यक्ति तुरंत पीली हो गई और उसकी आंखों में एक अनिच्छुक दृष्टि के साथ उसका शरीर थोड़ा सा कांपने लगा। निसंदेह वह भी अभी भी अनिच्छुक था। जब से उसके पिता लापता हुए थे तब से वह अपने पिता के बारे में पता लगाने के लिए उत्सुक था। 7 साल बीत जाने के बाद आखिरकार उसे अपने पिता मिल गए और उसने तुरंत अपने पिता को बचाने के लिए हर जगह से विशेषज्ञों को आमंत्रित किया। उन्होंने 9 सम्राट संप्रदाय को भी हरा दिया। मास्टर विपिन, दिनेश ने अचानक प्रणाम में कहा। ब्लड फेदर टावर के कई हत्यारों ने अभी सहजीवी कीड़ों से मदद मांगी है। ब्लड फेदर टावर से बड़ी संख्या में विशेषज्ञों को आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, इसलिए बेहतर होगा कि हम जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाए। आप सही कह रहे हैं। विपिन ने सिर हिलाया और तुरंत नागेंद्र की ओर देखा। पिताजी चले, नागेंद्र ने कहा। तुम लोग चले जाओ, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। विपिन को आश्चर्य हुआ। दिनेश, जेवियर और रोशनी भी हैरान थे। वे नागेंद्र को बचाने आए थे, अब उन्होंने इसे संभाल लिया। हालांकि नागेंद्र छोड़ना नहीं चाहते थे। पिता विपिन कुछ कहने ही वाले थे कि नागेंद्र ने उसे टोक दिया। नागेंद्र के चेहरे पर कड़वी मुस्कान थी। ऐसे नहीं कि मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन जा नहीं सकता। उसके बाद नागेंद्र अपने पैर पर खड़ा हुआ और आंगन के गेट की ओर चल दिया। वह गेट पर रुक गया और फिर धीरे से अपने सामने की जगह को छुआ। जिस क्षेत्र को उसने छुआ वह तुरंत कई पारदर्शी लहरों दिखाई दी। यह क्या है? विपिन ने भौं सिकोड़ ली। स्पिरिट लॉकिंग, दिनेश तुरंत चिल्लाए। ओह! नागेंद्र ने दिनेश की ओर देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, यह स्पिरिट लॉकिंग मंत्र है, इसलिए मैं नहीं जा सकता। दिनेश ने हल्की सांस ली और धीरे से कहा, मैंने कभी नहीं सोचा कि ब्लड फेदर टावर ने आप पर इतना ध्यान दिया होगा। मास्टर नागेंद्र, उन्होंने न केवल आप पर नजर रख इतने सारे शून्य क्षेत्र विशेषज्ञों की व्यवस्था की, बल्कि आप पर स्पिरिट लॉकिंग मंत्र का भी इस्तेमाल किया। यह स्पिरिट लॉकिंग मंत्र क्या है? आखिर क्या हो रहा है? विपिन ने लगातार पूछा। मास्टर विपिन, मुझे डर है कि आप इस बार अपने पिता को नहीं ले जा सकते, दिनेश ने गंभीरता से कहा। ऐसा लगता है कि यह आंगन एक सामान्य आंगन है, लेकिन यह एक स्पिरिट लॉकिंग मंत्र से घिरा हुआ है, जिसका उपयोग विशेष पदों वाले लोग को हिरासत में लेने के लिए किया जाता है। स्पिरिट लॉकिंग मंत्र केवल रक्त की एक बूंद से शुरू किया जा सकता है। एक बार शुरू करने के बाद यह रक्त के मालिक को
प्रतिबंधित कर देता है जब तक कि स्पिरिट लॉकिंग मंत्र को हटा नहीं दिया जाता। इसके द्वारा फंसा हुआ कोई भी व्यक्ति इसका दायरा छोड़ने में असमर्थ है। स्पष्ट रूप से यह किसी भी अन्य जाल के समान है, लेकिन अन्य जालों में एक बार सक्रिय होने के बाद कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता, यह नहीं छोड़ सकता। यह जाल इस मायने में अलग है कि स्पिरिट लॉकिंग मंत्र का लक्ष्य केवल एक ही व्यक्ति होता है। हम 9 सम्राट संप्रदायों के लोग और ब्लड फेदर टावर के विशेषज्ञ जब चाहे स्पिरिट लॉकिंग मंत्र में प्रवेश कर सकते हैं और छोड़ सकते हैं। केवल आपके पिता फंस गए हैं क्योंकि ब्लड फेदर टावर ने अपने खून से स्पिरिट लॉकिंग मंत्र को विकसित किया है। आपके पिता मंत्र द्वारा प्रतिबंधित है और छोड़ने में असमर्थ है। तो बस विपिन ने तुरंत समझ आ गया। उन्होंने बेरियम की मदद से हत्यारों को ब्लड फेदर टावर से भी रोका। आखिरकार उसने अपने पिता को देखा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं था कि उसके पिता अभी भी स्पिरिट लॉकिंग मंत्र के कारण नहीं जा पाएंगे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि ब्लड फेदर टावर के हत्यारों ने कहा कि मास्टर विपिन कुछ भी पूरा किए बिना लौटने के लिए अभिशप्त थे। यह पता चला कि वे सही थे। दिनेश ने चुपचाप आह भरी। विपिन, जेवियर और रोशनी ने भी इस समय विपिन को एक तरह की नाराजगी से देखा। नागेंद्र विपिन के बगल में दिखाई दिया और अपना कंधा थपथपाते हुए कहा कि आज आपको देखकर खुशी हुई है। मैं आपकी प्रगति से बहुत संतुष्ट हूँ, लेकिन अगर आप मुझे बचाना चाहते हैं तो आपकी वर्तमान ताकत पर्याप्त नहीं है। पौराणिक क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद मुझे बचाने के लिए आए। यह सुनकर विपिन सदमे में आ गया। उस चरण तक पहुँचे। यह देखकर अशरफ और उसका बेटा फारूक विपिन की उपहास करने से खुद को नहीं रोक सका। आपने साथियों के साथ मेरे 9 स्पर्म सेक्ट और ब्लड फेदर टावर के विशेषज्ञों पर हमला कर दिया, लेकिन अगर आप अपने पिता को बचाना चाहते हैं तो यह असंभव है। विपिन ने बढ़ते हुए हत्या के इरादे से अशरफ को उदासीनता से देखा। अब वह सचमुच इस व्यक्ति को मार डालना चाहता है। हालांकि जब वह लड़ने को हुआ तो नागेंद्र ने उसे रोक दिया। मुझे इन दोनों से निपटने दो, नागेंद्र ने शांति से कहा। विपिन आश्चर्यचकित रह गए। नागेंद्र ने पत्थर की मेज के सामने खड़े होकर मेज पर पड़ी लकड़ी की तलवार उठाई और फिर धीरे धीरे अशरफ और फारूक की ओर चल दिया। इस सीन ने न सिर्फ विपिन बल्कि दिनेश, जेवियर और रोशनी को भी हैरान कर दिया। वह क्या करना चाहता है? दिनेश बड़बड़ाए बिना नहीं रह सके। ऐसा लग रहा है कि नागेंद्र लड़ने जा रहा है, लेकिन नागेंद्र की दंतिया नष्ट हो गया है। डेंटियन के बिना उसके पास कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं है। अब वह एक साधारण व्यक्ति है जिसके पास कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं है। हालांकि अशरफ और फारूक के बीच एक असाधारण गोल्ड कोर क्षेत्र है जो सांस्कृतिक ड्रैगन सूची में होने के लिए लगभग काफी मजबूत था, और दूसरा प्रारंभिक शून्य क्षेत्र में एक विशाल शक्ति योद्धा था। इस समय नागेंद्र ने बस एक साधारण लकड़ी की तलवार ली और पिता और पुत्र की ओर चल दिए। एपिसोड 182। नागेंद्र तुम क्या करने जा रहे हो? अशरफ ने भौहें सिकोड़कर उसकी ओर देखा। अशरफ, क्या तुम हमेशा नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे बेटे को तलवारबाजी सिखाऊं? नागेंद्र ने गहरी आवाज में कहा। हम अशरफ सन रह गए। फारूक, ध्यान से देखना, मैं तुम्हें एक चाल सिखाता हूँ। ये कहते हुए नागेंद्र के हाथ में लकड़ी की तलवार हल्के से लहराई। बिना किसी आध्यात्मिक शक्ति के केवल तलवार की रोशनी। तलवार की रोशनी सुंदर, तेज और आकर्षक थी। इसकी खूबसूरती नशीली थी। जब तलवार की रोशनी आगे बढ़ी तो विपिन और दिनेश सहित उपस्थित सभी लोग इससे बहुत आकर्षित हुए और अपनी नजरें नहीं हटा सके। इस हरकत से दिनेश ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। इस बीच तलवार की रोशनी में एक अभूतपूर्व हत्या का इरादा था जिसने आसपास की हवा को ठंडा कर दिया। चू! अशरफ के सामने तेज और सुंदर तलवार की रोशनी दिखाई दी। डरे हुए चेहरे के साथ अशरफ ने उसे रोकने की जल्दी की, लेकिन उसे अचानक एहसास हुआ कि यह इतना तेज था कि वह इस पर प्रतिक्रिया भी नहीं कर सका। वह केवल असहाय रूप से तलवार की रोशनी को अपनी ओर आते और फिर लगातार उसकी गर्दन से गुजरते हुए देख सकता था। उसके बाद तलवार की रोशनी शक्ति में कमी किए बिना फारूक की ओर उड़ती चली गई।
फारूक की आंखें डर से गोल हो गई थीं, लेकिन उनमें विरोध करने की शक्ति भी नहीं थी। तलवार की रोशनी उसकी गर्दन से भी गुजर गई। छी छी! तलवार की धार के मांस से गुजरने की लगातार 2 आवाजों के बाद पूरा प्रांगण पूरी तरह से शांत हो गया। मृत्यु में मौन। बिपिन, दिनेश, जेवियर और रोशनी सभी आश्चर्य से ये देख रहे थे, जबकि नागेंद्र, जिसे वे घूर रहे थे, ऐसा व्यवहार कर रहा था मानो कुछ हुआ ही न हो। उसने अपनी तलवार म्यान में रख ली और फिर लापरवाही से और धीरे धीरे उस पत्थर की मेज की ओर चल दिया। खटखटाने से 2 शव बिना जीवन आभा के जमीन पर गिर गए। यहाँ तक कि मौत के बाद भी अशरफ और उनके बेटे को विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा है। उन्हें तो छोड़िए, यहाँ तक कि असामान्य पृष्ठभूमि और शानदार अनुभव वाले दिनेश सहित बिपिन की पार्टी को भी लगा कि यह पूरी तरह से अविश्वसनीय था। उन्होंने क्या देखा? केवल एक ही तलवार चाल से 2 योद्धा, एक प्रारंभिक यिन शून्य क्षेत्र में और दूसरा असाधारण गोल्ड कोर क्षेत्र में तुरंत मारे गए। यदि तलवार चलाने वाला व्यक्ति यिन शून्य या गोल्ड कोर क्षेत्र का विशेषज्ञ होता तो उन्हें बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होता, लेकिन तलवार चलाने वाला शख्स नागेंद्र था। उसका डेंटियन नष्ट हो गया था और उसके पास बिल्कुल भी आध्यात्मिक शक्ति नहीं थी। दूसरे शब्दों में कहें तो नागेंद्र एक साधारण व्यक्ति थे। परंतु इसका परिणाम क्या हुआ? उस अतुलनीय अद्भुत चाल में किसी भी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग नहीं किया गया था, लेकिन इसने केवल तलवार चलाने वाले की कौशल और तलवार सिद्धांत की समझ का उपयोग करके अशरफ और उसके बेटे फारूक को मार डाला। इसके अलावा यह एक लकड़ी की तलवार थी। इसका क्या मतलब था? कैसा राक्षस है बिपिन? दिनेश दिल की गहराइयों से चिल्लाया। ये काफी हास्यास्पद था कि मास्टर वुशुंग 19 साल की उम्र में इस स्तर तक पहुंच गए। यह अविश्वसनीय है कि उनके पिता अपने बेटे बिपिन से भी अधिक राक्षसी हो सकते हैं। नष्ट किए गए डेंटियन के साथ वह अभी भी प्रारंभिक यिन शून्य क्षेत्र में एक योद्धा को केवल अपनी तलवारबाजी और तलवार सिद्धांत की समझ के साथ मार सकता है। हे भगवान! बिपिन, जेवियर और रोशनी दोनों भी पागलपन में डूबे हुए थे और उनका दिमाग बिल्कुल खाली हो गया था। केवल बिपिन ही उस समय अत्यधिक उत्तेजित था और उसकी आंखों में आग की लपटें जल रही थीं। यह आदमी मेरे पिता हैं जिन्हें मैं बचपन से प्यार करता था। बिपिन ने अपनी मुठियां कसकर भींच लीं। वह बहुत पहले से अपने पिता की पूजा करते आ रहे थे। स्वॉर्ड पैविलियन में उनके पिता एक किंवदंती थे। आज भी बिपिन की अपने पिता के प्रति श्रद्धा तनिक भी कम नहीं हुई है। विशेषकर अब तो उसने अपने पिता की तलवार की चाल देखी। वह चौंका देने वाली चाल। अपने पिता के प्रति उसकी श्रद्धा और भी प्रबल हो गई। ये उसके पिता थे। भले ही उसका डेंटियन नष्ट हो गया था और उसकी आध्यात्मिक शक्ति नष्ट हो गई थी, फिर भी वह अपनी तलवारबाजी और तलवार सिद्धांत की समझ के कारण देवभूति राजवंश में एक शीर्ष विशेषज्ञ बनने के योग्य था। मैंने 3 तलवारों के सार को जोड़ दिया है। अन्य लोगों की नज़र में मेरी उपलब्धियां सामान्य ज्ञान को चुनौती देती हैं। हालांकि मेरे पिता की तुलना में मेरी प्रतिभा कुछ भी नहीं है। बिपिन ने खुद से कहा। वह पूरी तरह से समझ गया था कि यदि उसका डेंटियन नष्ट हो गया था और उसके पास कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं थी, तो वह केवल अपनी तलवार कौशल और तलवार के सार के साथ गोल्ड कोर क्षेत्र के एक आम योद्धा को मारने में सक्षम हो सकता था। फिर भी यह एक कठिन लड़ाई होगी, भले ही उसने एक का उपयोग किया हो। ट्रिपल किल तलवार जैसा अद्भुत हथियार प्रारंभिक यिन शून्य क्षेत्र के एक योद्धा को केवल लकड़ी की तलवार से मारना उसके लिए असंभव था। तलवार सिद्धांत में उनके पिता उनसे कहीं अधिक मजबूत थे। इस समय नागेंद्र उस पत्थर की बेंच पर बैठ गया था और फिर से शराब पी रहा था। उसने बिपिन पर एक नज़र डाली और दूर से कहा, जाओ अपनी ताकत बढ़ाओ, अभी तुम्हें बहुत आगे जाना है।
बिपिन ने गहरी सांस ली और बमुश्किल शांत हुए। फिर उन्होंने तुरंत घुटने टेक दिए और सम्मानपूर्वक नागेंद्र को 3 जोरदार कौवा दिए। उसके बाद वह खड़े हो गए और गंभीरता से कहा कि मैं तुम्हें बचाने के लिए जल्द ही वापस आऊंगा। फिर मैं तुम्हारे साथ अच्छा पे लूंगा पिता। नागेंद्र थोड़ा मुस्कुराए और हाथ हिलाकर चले गए। जाना। बिपिन बस पलटा और पूर्ण निश्चय के साथ चला गया। दिनेश, जेवियर और रोशनी ने उसका बारीकी से पीछा किया। केवल नागेंद्र ही चुपचाप पत्थर की बेंच पर बैठकर अकेले शराब पी रहा था, लेकिन उसकी आंखें उदास और धुंधली हो गई थीं। मानवेंद्र, क्या आप हमारे बेटे को देख सकते हैं? यह वह बड़ा हो गया है। बिपिन उस आंगन से निकलने के बाद जहां नागेंद्र को कैद किया गया था, बिपिन का चेहरा ठंडा हो गया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, जबकि उनके पीछे चल रहे 3 लोगों में से किसी ने भी, दिनेश, जेवियर और रोशनी ने कुछ नहीं कहा। माहौल थोड़ा नीरस था। वे तुरंत ही 9 सम्राट संप्रदाय के युद्ध क्षेत्र में फिर से प्रकट हो गए। लेकिन 9 एम्पर्स संप्रदाय में भीषण लड़ाई पहले ही खत्म हो चुकी थी। 9 सम्राट संप्रदाय के 8 यिन शून्य विशेषज्ञों में से 5 पहले ही मर चुके थे और 3 गंभीर रूप से घायल हो गए थे। केवल ऊपरी बुजुर्ग के पास अभी भी थोड़ी शक्ति शेष थी। अन्य 2 अपंग थे। जहां तक 6 बैंगनी नकाबपोश हत्यारों की बात है, तो वे बैंगनी वस्त्र पहने लोगों से घिरे हुए थे और कुछ भी करने में असमर्थ थे। जब बिपिन युद्ध के मैदान में लौटे तो बैंगनी नकाबपोश हत्यारों का नेता घोस्ट टाइगर तुरंत हंस पड़ा। मैंने कहा कि आप इस बार अपने पिता को बचाने में असमर्थ होने के लिए अभिशप्त थे। अब क्या होगा? बिपिन ने बर्फीले चेहरे से घोस्ट टाइगर को देखा, जिसने मेरे पिता के डेंटियन को नष्ट कर दिया। डेंटियन, घोस्ट टाइगर ने ठंडे स्वर में हंसते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, मैं इसे स्वयं नष्ट कर दिया। कोई अन्य रास्ता नहीं था। जब मैंने आपके पिता को पकड़ा तो वह यिन शून्य क्षेत्र में घुस गए थे। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि तलवार के सार की उनकी समझ बहुत अधिक थी। उनकी ताकत आज आपकी तुलना में कहीं अधिक मजबूत थी। अगर मैंने उसके डेंटियन को नष्ट नहीं किया तो मुझे डर था कि मैं भी आसानी से उसके करीब नहीं पहुंच पाऊंगा, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। आपको घोस्ट टाइगर कहा जाता है ना? बिपिन ने घोस्ट टाइगर को घूरकर देखा। हाँ, घोस्ट टाइगर ने सिर हिलाया। अगली बार जब हम मिलेंगे तो तुम्हें मार डालूंगा। बिपिन के मुंह से कई ठंडे शब्द निकले। घोस्ट टाइगर की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमकी, लेकिन वह केवल ठंडे स्वर में मुस्कुराया। चलो बिपिन। बिपिन ने अपना हाथ हिलाया और आसपास के गोल्डन ड्रैगन राजदूतों ने सिर हिलाया। फिर वे सभी 9 एम्पर्स संप्रदाय से बाहर निकल गए। एपिसोड 183। 2 महीने। 9 सम्राट संप्रदाय के बाहर की हवा में। युवा मास्टर। एक बैंगनी वस्त्रधारी व्यक्ति अचानक वारियम के पास प्रकट हुआ और उसने सम्मानपूर्वक कहा कि ब्लड फेदर टॉवर से गौरव व्यक्तिगत रूप से आ रहा है और वह कुछ मिनटों में यहां पहुंच जाएगा। इतनी तेजी! वारियम ने भौहें चढ़ाते हुए लापरवाही से वह फल फेंक दिया जो वह खा रहा था और डैन वू को आदेश दिया कि जाओ, उन्हें रोको। मैं अपने तीसरे भाई के पीछे जाऊंगा। हाँ, वरियाम के बगल वाले भूरे बालों वाले बुजुर्ग ने उत्तर दिया और फिर उसकी आकृति तुरंत हवा से गायब हो गई। लिटिल कोंडोर को जाने दो। वारियम ने पर्पल क्लाउड कोंडोर को अपने नीचे थपथपाया। पर्पल क्लाउड कोंडोर ने अपने पंख फड़फड़ाए और 9 सम्राट संप्रदाय की ओर उड़ गया। बिपिन और उनके साथी अभी-अभी 9 एम्पर्स संप्रदाय से निकले थे। बैंगनी बादल पर सवार तीसरा भाई कोंडोर वारियम बिपिन के सामने आया। सबसे बड़े भाई बिपिन ने मजबूरी भरी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारे पिता कहाँ हैं? वह 9 सम्राटों के संप्रदाय में नहीं है। वारियम हैरान था। युवा मास्टर दिनेश ने कहा कि मास्टर बिपिन के पिता 9 एम्पर्स संप्रदाय में हैं, लेकिन वह स्पिरिट लॉकिंग मंत्र में फंस गए हैं। स्पिरिट लॉकिंग स्पेल। वारियम ने अपनी पृष्ठभूमि के साथ अपनी आंखें चौड़ी की।
निश्चित रूप से वह स्पिरिट लॉकिंग स्पेल के बारे में जानता था। उसे तुरंत एहसास हुआ कि बिपिन ने अपने पिता को सफलतापूर्वक क्यों नहीं बचाया था। ब्लड फेदर टावर के विशेषज्ञ आ रहे हैं। पहले चलें, बिपिन ने कहा। हमें अभी निकल जाना चाहिए, वारियम ने गंभीरता से कहा और सिर हिलाया। फिर वे बहुत जल्दी 9 राइट माउंटेन के दायरे से निकल गए। उनके जाने के तुरंत बाद गौरव 10 बैंगनी नकाबपोश हथियारों के साथ आया। स्वाभाविक रूप से उन्हें कोई नहीं मिला। गौरव ने जब देखा कि नागेंद्र अभी भी उसी आंगन में कैद है तो उसने राहत की सांस ली। नागेंद्र हमारे ब्लड फेदर के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, टॉवर मास्टर ने विशेष रूप से उस समय उसे कैद करने के लिए स्पिरिट लॉकिंग स्पेल प्राप्त करने के लिए एक उच्च कीमत का भुगतान किया था। अब ऐसा लगता है कि टॉवर मास्टर वास्तव में दूरदर्शी है, गौरव ने अहंकारपूर्वक उत्तर दिया और हंसे। 9 रिंग माउंटेन से निकलने के तुरंत बाद बिपिन और अन्य लोग हवा में रुक गए। बिपिन ने 7 गोल्डन ड्रैगन एम्बेसडर्स को धन्यवाद दिया। इस बार आपकी मदद के लिए धन्यवाद। हालांकि मैं अंत में अपने पिता को बचाने में असमर्थ रहा, लेकिन कृतज्ञता का ये ऋण मुझे अभी भी याद रहेगा। भाई बिपिन, इस बार हमने वास्तव में कोई मदद नहीं की, ऋषिराज ने हाथ फैलाते हुए कहा। हाँ, हमने 9 एम्पर्स संप्रदाय के विशेषज्ञों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन अंत में हम आपके पिता को बचाने में असफल रहे, मिलिंद ने ये भी कहा। उन्होंने विनम्र शब्दों का आदान प्रदान किया। आखिरकार इन गोल्डन ड्रैगन राजदूतों को भी पछतावा हुआ। हालांकि उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन वास्तव में वे बिपिन के पिता को नहीं बचा सके, इसलिए उन्हें बिपिन का पूरा आभार नहीं मिल सका। अधिक से अधिक उन्हें कृतज्ञता का एक छोटा सा ऋण मिलेगा। चूंकि मामला बीत चुका है, अब हम चले जाएंगे। 7 गोल्डन ड्रैगन राजदूत एक एक करके जल्दी से चले गए। गोल्डन ड्रैगन एम्बेसडर को अलविदा कहने के बाद 4 भाई बहन बिपिन, वारियम, जेवियर और रोशनी ड्रैगन पैलेस वापस चले गए। उनके पहुंचने के तुरंत बाद पैलेस मास्टर व्हाइट बिपिन से बात करने आए। मैंने कहानी सुनी है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ब्लड फेदर टॉवर आपके पिता को इतना महत्व देता है। उन्होंने आपके पिता की सुरक्षा के लिए न केवल गुप्त रूप से 6 शक्तिशाली बैंगनी नकाबपोश हथियारों की व्यवस्था की, बल्कि उन्हें कैद करने के लिए स्पिरिट लॉकिंग मंत्र का भी उपयोग किया। पैलेस मास्टर व्हाइट ने कहा, मुझे आशा नहीं थी कि बिपिन भी भौंकेगा। ये परेशानी की बात है। पैलेस मास्टर व्हाइट ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं और कहना जारी रखा, केवल एक महान विशेषज्ञ जो दैवीय पारगमन तक पहुंच गया है, वह स्पिरिट लॉकिंग मंत्र को तोड़ सकता है। संपूर्ण देवभूति में केवल एक ही व्यक्ति वास्तव में उस स्तर तक पहुंच सका है। बिपिन की अभिव्यक्ति गहरी हो गई। वह भी यह जानता था, इसलिए वह अपने दिल की गहराइयों से चिंतित महसूस कर रहा था। मैं स्वर्गीय निर्माण कौशल विकसित कर रहा हूं और एक दिन उस स्तर तक पहुंचना संभव है। हालांकि यह सिर्फ एक मौका है और इसमें बहुत लंबा समय लग सकता है, बिपिन ने गंभीरता से सोचा। असल में बिपिन, अगर तुम अब अपने पिता को बचाना चाहते हो तो शायद कोई रास्ता हो सकता है, पैलेस मास्टर व्हाइट ने अचानक कहा। ओह, बिपिन ने पैलेस मास्टर व्हाइट की ओर देखा। यह मत भूलिए कि सबसे पूर्वी शिकार 2 महीने में शुरू होगा। सभी 12 उत्तर पश्चिमी राजवंश शिकार में भाग लेंगे और उन पुराने संप्रदायों के कई विशेषज्ञ वहां होंगे, पैलेस मास्टर व्हाइट ने कहा। सबसे पूर्वी हंट में अच्छा प्रदर्शन करें और पुराने संप्रदायों का ध्यान आकर्षित करें। पुराने संप्रदायों में कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो दिव्य पारगमन तक पहुंच गया हो। जब तक आप एक पुराने संप्रदाय के शिष्य बन जाते हैं, आपको उन पालौकिक प्राणियों से संपर्क करने का मौका मिलेगा। यदि आप एक पालौकिक व्यक्ति के व्यक्तिगत शिष्य बनने के लिए भाग्यशाली हैं तो अपने गुरु से अपने पिता को बचाने में मदद करने के लिए कहना आसान होगा, है ना? ये सुनकर बिपिन की आंखें चमक उठी।
ये सच है। कुछ ऐसे विशेषज्ञ होंगे जो दिव्यता तक पहुँचे होंगे उन पुराने संप्रदायों में श्रेष्ठता जब तक मैं ईस्टर्न हंट में उत्कृष्ट प्रदर्शन करता हूँ। मुझे उन पुराने संप्रदायों में प्रवेश करने का मौका मिलेगा और यहाँ तक कि उन सर्वोच्च विशेषज्ञों में से एक का शिष्य भी बन जाऊंगा। बिपिन की आंखें तेज रोशनी से चमक रही थीं। पहले वह इस पूर्वी शिकार की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन उसे इसकी इतनी प्रबल लालसा नहीं थी। लेकिन अब हालात बदल चुके थे। 2 महीनों में सबसे पूर्वी शिकार के दौरान वह अच्छा प्रदर्शन करने की पूरी कोशिश करेगा। यह अच्छा है कि आप इस विचार तक पहुंच गए हैं। ईस्टर्न हंट से पहले अभी भी 2 महीने बाकी हैं। इन 2 महीनों में अच्छी तरह से तैयारी करें। वैसे भी ईस्टर्न हंट चयन लड़ाई के समान नहीं है। पैलेस मास्टर वाइट ने चेतावनी दी थी। यद्यपि आपके पास अतुलनीय प्रतिभा है, ये केवल देवभूति में है। ईस्टर्न हंट में 11 अन्य राजवंशों की अन्य असाधारण प्रतिभाएं हैं। उस समय आप उनसे मिलेंगे। मैं समझ गया कि बिपिन ने कसकर अपनी मुट्ठियां भींच लीं और जोर से सिर हिलाया। पैलेस मास्टर वाइट उसके तुरंत बाद बिपिन को अपनी आंखों में अभूतपूर्व दृढ़ संकल्प के साथ वहीं खड़ा छोड़कर चले गए। 2 महीने। मेरे पास अभी भी 2 महीने हैं। इन 2 महीनों में मुझे जितना हो सके अपनी ताकत में सुधार करना है। निर्णय लेने के बाद बिपिन तुरंत गंभीर खेती में लग गए। हालांकि वर्तमान बिपिन के लिए इतने कम समय में अपनी ताकत में बहुत सुधार करना व्यवहारिक नहीं था। वह खुद इस बात को जानते थे। आखिरकार उसकी ताकत पहले से ही बहुत भयानक थी और उसे और बढ़ाने के 2 ही रास्ते थे। या तो असाधारण स्वर्ण कोर क्षेत्र में एक सफलता, या तलवार के सार को समझने में पृथ्वी के तलवार के सार को अन्य 3 तलवार के सार के साथ मिलाकर सभी 4 तलवार के सार को एक साथ मिला दिया जाता है। तब उसकी ताकत एक बिल्कुल नए स्तर पर पहुंच जाएगी। आध्यात्मिक शक्ति और तलवार के सार की समझ दोनों में उसने खुद को एक अड़चन में फंसा हुआ पाया था। उसके लिए सफलता हासिल करना आसान नहीं होगा। सफलता मिलना अवसर और समय पर निर्भर था, इसलिए यह अनुमान लगाना असंभव था कि यह कब होगा। जब समय सही होता तो वह स्वाभाविक रूप से सफलता हासिल करता। चूंकि उनकी आध्यात्मिक शक्ति की खेती और तलवार के सार की समझ दोनों को बढ़ाना कठिन था, इसलिए बिपिन ने अपनी सारी ऊर्जा अपनी तलवारबाजी पर खर्च कर दी। एपिसोड 184। शिकार शुरू होता है। जहां तक उनकी तलवारबाजी की बात है तो बिपिन अब केवल निराकार तलवार कला और निस्वार्थ तलवार तकनीक की अपनी समझ में सुधार कर सकते थे। निराकार तलवार कला की 9वीं चाल में तलवार सार की समझ के लिए उच्च आवश्यकताएं थीं। बिपिन उग्र पवन तलवार सार में अपनी समझ के आधार पर इसे समझने की दहलीज पर था। अब उसे 9वीं चाल में मध्यस्थता करने की आवश्यकता थी। निस्वार्थ तलवार तकनीक पूर्वजों की भूमि से उत्पन्न हुई थी, इसलिए यह उच्च स्तरीय तलवार कौशल थी। हालांकि उनके पास केवल पहले आधे खंड में तलवार की केवल 6 चालें थीं, फिर भी शक्ति असाधारण रूप से शक्तिशाली थी। उन्होंने पहली चाल आइडियलिस्टिक फॉर्म और दूसरी चाल सोलिपिस्टिक फॉर्म में पूरी तरह से महारत हासिल कर ली थी। तीसरी चाल स्काई आइसोलेटिंग फॉर्म के लिए अधिक अध्ययन की आवश्यकता थी। अगले 2 महीनों में उन्होंने अपना सारा समय इन तलवार कलाओं का ध्यान करने में बिताया। देखते ही देखते 2 महीने बीत गए। 10 से अधिक ग्रिफिन अद्भुत गति से हवा में उड़े, तेजी से रुके और फिर एक विशाल मैदान के ऊपर मंडराने लगे। क्या ये सबसे पूर्वी मैदान है? बिपिन ने अपना सिर उठाकर सामने अनंत मैदान की ओर देखते हुए पूछा। सबसे पूर्वी मैदान 12 उत्तर पश्चिमी राजवंशों के केंद्र में स्थित एक विशाल क्षेत्र था। ये 12 राजवंशों की सीमा से लगा हुआ था। हर दशक में यहाँ सबसे पूर्वी शिकार आयोजित किया जाता था। बिपिन के अलावा अन्य 14 योद्धा भी थे जो पूर्वी शिकार में भाग ले रहे थे।
इन प्रतिभाओं ने पूर्वी मैदान को उम्मीदों से देखा। बबन, मैंने सुना है कि आपने एक सफलता हासिल की है। बधाई हो। एक खूबसूरत और शरारती लड़की बबन की ओर देखते हुए बोली। वह याज्ञनिक थी जिसे अर्थी ड्रैगन सूची में तीसरा स्थान दिया गया था। हाहा, भाग्य का एक झटका, बबन ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा। पिछले 2 महीनों के दौरान शिकार में भाग लेने के लिए योग्य सभी प्रतिभाएं अपनी ताकत बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रही थीं। उनमें से बबन में सबसे अधिक सुधार हुआ क्योंकि उसे पिछले 2 महीनों में आध्यात्मिक शक्ति में सफलता मिली थी। अंत में उसने अपने दायरे को दबाने का फैसला किया, लेकिन उसकी ताकत हार्दिक की तरह ही हाफ सटे पियनयांग दायरे तक पहुंच गई थी। हालांकि बबन की सार समझ हार्दिक की तुलना में बहुत अधिक थी। अब वह हाफ सटे पियनयांग तक भी पहुंच गया था। बबन हार्दिक की तुलना में बहुत अधिक मजबूत था। आपकी असली ताकत अब बिपिन के करीब होनी चाहिए, जो यिन यांग के आधे कदम तक पहुंच गई है। याज्ञनिक ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम मेरी चापलूसी कर रहे हो। बबन ने अपना सिर हिलाया और कहा कि मैं अपनी ताकत को स्पष्ट रूप से जानता हूँ। हालांकि मैं पहले से बहुत मजबूत हूँ, फिर भी मैं बिपिन जैसे राक्षस से बहुत कमजोर हूँ। बबन खुद को काफी अच्छी तरह जानता था। वह 2 महीने पहले बिपिन और यज्ञेश के बीच हुए अद्भुत युद्ध को नहीं भूल सका। भले ही उसने सफलता हासिल की, लेकिन वह जानता था कि वह अभी भी बिपिन या यज्ञेश के खिलाफ नहीं जीत सकता। इसके अलावा भले ही उनकी सफलता ने पिछले 2 महीनों के दौरान उनकी ताकत में काफी वृद्धि की है, लेकिन बिपिन में भी सुधार होना चाहिए था। पूर्वी हंट में भाग लेने वाले 15 प्रतिभाशाली लोग बातचीत कर रहे थे। अचानक एक सुनहरी आकृति उनके सामने उतरी। ये स्वर्ण बख्तरबंद जनरल था जिसने चयन युद्ध की मेजबानी की थी। नमस्कार सर, बिपिन और अन्य 14 प्रतिभाओं ने एक साथ चिल्लाकर कहा। उसके चेहरे पर एक ठंडा भाव और उसके शरीर से निकलने वाली एक डरावनी आभा के साथ सुनहरे बख्तरबंद जनरल ने कहा कि 1 और घंटे में पूर्वी शिकार शुरू हो जाएगा। मैं उससे पहले आपको नियम बताने के लिए यहाँ हूँ। सबसे पूर्वी शिकार के 2 चरण हैं। चरण 1 शिकार है और चरण 2 स्काई वैली में पॉइंट बैटल है। सबसे पहले मैं आपको शिकार के चरण 1 के बारे में बताऊंगा। बिपिन और अन्य 14 प्रतिभाओं ने ध्यान से सुना। गोल्डन बख्तरबंद जनरल ने आगे कहा, चूंकि यह एक शिकार प्रतियोगिता है, इसका मतलब है कि आप शिकारी हैं, लेकिन आपका लक्ष्य आध्यात्मिक जानवरों के बजाय मानव योद्धा हैं। आपके सामने का विशाल मैदान 12 राजवंशों की सीमा पर स्थित है, क्योंकि सबसे पूर्वी मैदान 12 राजवंशों को जोड़ता है, इसलिए बहुत सारे व्यापारी यहाँ से होकर गुजरते हैं। 12 राजवंशों के कई व्यापारियों को पूर्वी मैदान से गुजरना पड़ता है। यह उन अपराधियों को आकर्षित करता है जो दस्यु गिरोह स्थापित करते हैं और आने वाले कारवां को लूटते हैं। पूर्वी मैदान डाकुओं से भरा हुआ है, जिनमें कई अपराधी भी शामिल हैं जो यहाँ भाग गए क्योंकि वे 12 राजवंशों द्वारा वांछित थे। इस बार आपके निशाने पर हैं वो भगोड़े। भगोड़े बिपिन और अन्य लोगों ने अपने भाव थोड़े बदले। इस दुनिया में जहाँ ताकतवरों का प्रभुत्व है, वहाँ योद्धाओं का एक दूसरे से लड़ना सामान्य बात है। इसलिए भयंकर युद्धों के दौरान योद्धाओं का एक दूसरे को मारना भी आम बात है। बिपिन कम उम्र में ही कई योद्धाओं को मार गिरा चुका था, लेकिन योद्धाओं के बीच होने वाली लड़ाइयों के कारण राजवंशों द्वारा उन्हें चाहा नहीं गया। केवल उन पागल और क्रूर लोगों को ही वांछित किया जाएगा जिन्होंने घोर अपराध किया है, जैसे कि बहुत सारे नागरिकों को मारना। वैसे भी जो कोई भी राजवंशों द्वारा चाहा जाता था वह पूरी तरह से पाप में डूबा हुआ था। सबसे पूर्वी मैदान विशाल है और 12 राजवंशों से डाकू बनने के लिए यहाँ भागने वाले भगोड़ों की संख्या काफी बड़ी है। लेकिन उन सभी में एक बात समान है, वे सभी बाजूबंद पहनते हैं जिन पर मार डालो लिखा होता है।
सुनहरे बख्तरबंद जनरल ने कहा। किल के साथ आर्मलेट उन पर बिपिन स्तब्ध था। गोल्डन आर्मर्ड जनरल ने कहा कि किल आर्मलेट उनकी पहचान को उजागर करता है, इसलिए वे 12 राजवंशों में आर्मलेट पहनने की हिम्मत नहीं करते हैं, लेकिन वे पूर्वी मैदान में ऐसा करते हैं। पूर्वी मैदान में बहुत सारे डाकू हैं। वे सबसे बुरे भगोड़े हैं जो अराजकता फैलाते हैं, और इससे भी अधिक उन्हें भगोड़े होने पर गर्व है। इसलिए उनमें से कई डाकू गिरोहों में उच्च दर्जा रखते हैं। बस बिपिन तुरंत समझ गया। उन्हें भगोड़े होने पर गर्व था, इसलिए वे हर समय किल आर्मलेट पहनते थे। शिकार 5 दिनों तक चलेगा। आपको इन 5 दिनों में भगोड़ों को मारने और उनके हथियार छीनने की पूरी कोशिश करनी होगी। 5 दिनों में हथियारों की मात्रा और उनका स्तर तय करेगा कि आप पॉइंट बैटल के दूसरे चरण के लिए आगे बढ़ने के लिए योग्य हैं या नहीं। स्वर्ण बख्तरबंद जनरल ने कहा। सर बिपिन ने पूछा कि हमें दूसरे चरण पर जाने के लिए कितने आर्मलेट्स की आवश्यकता होगी। एपिसोड 185 द रैम्पेंट बैंडिट। भगोड़े की ताकत और उनके द्वारा किए गए अपराधों के अनुसार 4 प्रकार के किल आर्मलेट्स की व्यवस्था की गई है। ब्लैक आयरन, सिल्वर, पर्पल, गोल्ड और ब्लड जेड। द गोल्डन आर्मर्ड जनरल ने समझाया। अलग अलग बाजूबंद अलग अलग बिंदुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। उदाहरण के लिए एक चांदी का बाजूबंद कई काले लोहे के बाजूबंदों के बराबर होता है। जहां तक ये बात है कि कितने अंकों की आवश्यकता है, मुझे खेद है, लेकिन मैं आपको यह नहीं बता सकता। आप हमें यह नहीं बता सकते कि बिपिन और अन्य लोग दंग रह गए। हाँ, सुनहरे बख्तरबंद जनरल ने कहा। 12 राजवंश नहीं चाहते कि आपको आवश्यक राशि के बारे में पता चले। वे चाहते थे कि आपको कुछ भी पता न चले। इस तरह से आप यथासंभव अधिक से अधिक शस्त्रागार प्राप्त करने की पूरी कोशिश करेंगे। समझ गया, बिपिन ने गंभीर भाव से हल्का सा सिर हिलाया। इसके अलावा एक और बात है जो आपको जानना आवश्यक है, गोल्डन बख्तरबंद जनरल ने जारी रखा। शिकार एक व्यक्तिगत लड़ाई है, जिसका मतलब है कि आपको अकेले ही कार्य करना होगा और एक साथ शामिल होने से मना किया गया है। इसके अलावा जो हथियार आपको मिलते हैं उन्हें दूसरों को नहीं दिया जा सकता है। पूर्वी शिकार की शुरुआत से ही पूरा पूर्वी मैदान 12 राजवंशों के विशेषज्ञों द्वारा कड़ी निगरानी में रहेगा। यदि कोई भी अपने हथियार किसी और को देने की कोशिश करता है तो दोनों लोगों को समाप्त कर दिया जाएगा। क्या मैं इतना ही समझ पाया हूँ? यदि आपके कोई प्रश्न हो तो अभी मुझसे पूछें। सुनहरे बख्तरबंद जनरल ने उनकी ओर देखा। बिपिन और अन्य 14 प्रतिभावान गंभीर दिख रहे थे। शिकार के चरण में उन्हें अकेले ही काम करना पड़ता था और उनके हथियार दूसरों को नहीं दिए जा सकते थे। बिपिन ने पूछा, सर, क्या हम इन 5 दिनों में 12 राजवंशों की अन्य शीर्ष प्रतिभाओं से मिलेंगे? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। स्वर्ण बख्तरबंद जनरल ने अपना सिर हिलाया और कहा कि पूर्वी मैदान विशाल है और 12 राजवंशों के योद्धा अपने अपने राजवंशों से चले गए हैं। उनका सामना करना कठिन है क्योंकि वे सभी अलग अलग दिशाओं से यहाँ आए थे। निश्चित रूप से हम इस संभावना से इनकार नहीं कर सकते कि कुछ प्रतिभाशाली लोग जानबूझकर आपकी तलाश में आ सकते हैं। और चरण 2 में स्काई वैली पॉइंट बैटल के बारे में याग्निक ने पूछा। स्काई वैली पॉइंट बैटल आपको पहला चरण पार करने के बाद पता चलेगा। अब आपको बताना व्यर्थ है। गोल्डन बख्तरबंद जनरल ने अपना हाथ लहराया, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि वह समझाने नहीं जा रहा है। उन सभी को बहुत दबाव महसूस हुआ। 1 घंटा जल्दी बीत गया, समय पूरा हो गया। सुनहरे बख्तरबंद जनरल ने हवा में देखा और फिर बिपिन और अन्य लोगों की ओर देखा और कहा कि सबसे पूर्वी शिकार अब शुरू होता है। ध्यान रखें कि आप देवभूति के शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। अपने लिए और साथ ही देवभूति के लिए एक अच्छा प्रदर्शन करें। जाना
15 ग्रिफिन तुरंत प्रकाश की 15 धाराओं की तरह उड़ गए जो अंतहीन मैदान की ओर दौड़ रही थीं। दूसरा भाई, चौथी बहन, ध्यान रखना। दोस्तों, शुभकामनाएं। बिपिन ने कहा, आपको कामयाबी मिले। अन्य प्रतिभाओं ने कहा। फिर वे अलग हो गए और अपनी शिकार यात्रा शुरू कर दी। विशाल मैदान में बिपिन ग्रिफिन से उतरा और जमीन पर उतरा। उसने अपना सिर उठाया और दूर की ओर देखा। ये पूर्वी मैदान के मध्य भाग जैसा है। सभी डाकुओं को यहीं कहीं इकट्ठा होना चाहिए। बिपिन थोड़ा मुस्कुराया। मैं आपसे कब मिलूंगा? उन कारवां के विपरीत, जो पूर्वी मैदान से गुजरते समय डाकुओं से न मिलने की प्रार्थना करते थे, बिपिन उनसे मिलने की उम्मीद कर रहे थे। वह अपनी पीठ पर लंबी तलवार लेकर मैदान में अकेला चलता था। उसी समय कुछ ही दूरी पर एक घास वाले क्षेत्र में कई हस्तियां एकत्र हुईं और बातें करने लगीं। वाह, आप जानते हैं कि दूसरे नेता की पत्नी अपनी चमकती आंखों और पतली कमर के साथ बहुत सुंदर है। मैं इतने लंबे समय से पहाड़ी गढ़ में हूँ, लेकिन मैंने उसे केवल 2 बार देखा है और हर बार मैं लार टपकाए बिना नहीं रह सका। एक मोटा अधेड़ उम्र का नंगा आदमी कई डाकुओं से बातें कर रहा था। उसने जो कहा उसे सुनकर उसके आसपास के डाकू खुद को रोक नहीं सके। और निस्संदेह वह जितनी सुंदर है, उसकी तुलना व्हाइट लेडी से नहीं की जा सकती। मोटे अधेड़ व्यक्ति ने कहा। गोरी औरत। सबसे बड़ी सुंदरता को सबसे पूर्वी सादे सफेद महिला में पहचाना जाता है। मैंने सुना है कि श्वेत महिला ताकतवर थी और वह एक डाकू गिरोह की नेता भी थी। पास बैठे अन्य डाकू भी यही बात कर रहे थे। सही बात है कि मैं उससे एक बार मिला था और पहली नज़र में ही मुझे उससे प्यार हो गया। मैं कसम खाता हूँ कि मैं उसके अलावा किसी से शादी नहीं करूँगा। मोटे अधेड़ आदमी ने कहा। वास्तव में आपको यकीन है कि आप अतिशयोक्ति नहीं कर रहे हैं? क्या वह इतनी सुंदर है? हाँ, मैं भी उससे एक बार मिला था। वह वाकई बहुत खूबसूरत है और मैं भी उससे शादी करना चाहता हूँ। चले जाओ, वह मेरी है। मोटे अधेड़ आदमी को यह नागवार गुजरा। इस समय भाई टैंग नाम का एक डाकू आगे बढ़ा और मोटे अधेड़ उम्र के आदमी से कहा कि कोई आ रहा है। ओह! उस मोटे अधेड़ उम्र के आदमी ने अपना हाव भाव थोड़ा बदला। फिर तुरंत उठ खड़ा हुआ और पूछा, कितने लोगों का कारवां है? नहीं, ये गहन स्वर्णकोर क्षेत्र में केवल एक व्यक्ति है, डाकू ने उत्तर दिया। गहन स्वर्णकोर क्षेत्र में एक अकेला योद्धा मोटे मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने स्पष्ट रूप से रुचि खो दी, लेकिन उसने फिर भी कहा, एक छोटी सी गौरैया के पास अभी भी पंख हैं जिन्हें तोड़ा जा सकता है। जल्दी से उसे घेर लें और सुनिश्चित करें कि वह बच न सके। डाकू तेजी से आगे बढ़े और जल्द ही बिपिन को आकस्मिक तरीके से अकेले चलते हुए देख लिया। ये वास्तव में केवल एक व्यक्ति है। मोटे मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के चेहरे पर एक दिलचस्प मुस्कान दिखाई दे रही है। गोल्डकोर क्षेत्र में एक योद्धा अकेले पूर्वी मैदान में आने की हिम्मत करता है। आप वास्तव में लापरवाह और अंधे हैं। दोस्तों, जाओ, चलो उसे सबक सिखाओ। अधेड़ उम्र के आदमी का पीछा करने वाले डाकू उत्साहित थे। तुम रुको, एक चीख सुनाई दी। बिपिन रुका और उसकी ओर देखा। जब उसने मोटे अधेड़ उम्र के आदमी को अपनी दिशा में बढ़ते देखा तो वह मन ही मन मुस्कुराया। डाकुओं का पहला दल आ गया, लेकिन वे बहुत कमजोर हैं और उनमें से कोई भी भगोड़ा नहीं है। बिपिन ने चुपचाप सिर हिलाया। उसने देखा कि लगभग 10 डाकुओं में से किसी ने भी बाजूबंद नहीं पहना था। शस्त्रास्त्रों के बिना बिपिन के लिए उन्हें मारना व्यर्थ था। हो सकता है कि मुझे उन्हें मारने के लिए एक हथियार मिल जाए, लेकिन अगर मैं उन्हें बात करने दूं तो मुझे कुछ उपयोगी जानकारी मिल सकती है। ये सोचते हुए बिपिन सीधा उस मोटे अधेड़ उम्र के आदमी और बाकियों की ओर चल दिया। एपिसोड 186। क्या वह ठंडा हो सकता है? अरे बच्चे, मोटे अधेड़ उम्र के आदमी ने चिल्लाकर बिपिन से कहा कि तुम कहाँ से हो?
बिपिन उस मोटे अधेड़ उम्र के आदमी के सामने उदासीनता से बिना कुछ कहे खड़ा रहा। हम बोलना नहीं चाहते, ऐसा लगता है कि आप कहीं के नहीं हैं। मोटा अधेड़ आदमी ठंडे स्वर में मुस्कुराया और बोला, सुनो, मैं तुम्हें 2 विकल्प दूंगा। एक ये कि मैं तुम्हें मार डालूं और तुम्हारी अंतरस्थानिक अंगूठी ले लूं और तुम कोशिश करो अपने अगले जीवन में बेहतर प्रदर्शन करें। दूसरा, मेरे साथ वापस जाना और हमारे प्रथम नेता से मिलना। प्रथम नेता आपको चाय पिलाने के लिए वहां रखने को तैयार हो सकता है क्योंकि आपकी शक्ल खराब नहीं है। भले ही वह आपको पसंद नहीं करता हो, आप पर्पल फायर गैंग में रह सकते हैं और पेशकश कर सकते हैं, हमें मालिश करें, ये भी बहुत अच्छा होगा। हाहा, ये सुनकर कि मोटे अधेड़ उम्र के आदमी के पीछे डाकू हंसने लगे। बच्चे, ये तुम्हारे लिए केवल 2 विकल्प हैं, इसलिए एक चुने। मोटे अधेड़ उम्र के आदमी ने ठंडे स्वर में कहा। चाय परोसें, मालिश करें। बिपिन ने बिना कुछ कहे अपनी नाक को छुआ, लेकिन उसके पीछे की लंबी तलवार पहले ही निकल चुकी थी। छू! जब बिपिन ने तलवार चलाई तो रोशनी सीधे डाकुओं की ओर बढ़ी। डाकू तुरंत नाराज हो गए। तुम मौत को दावत दे रहे हो। वह अकेले हम पर हमला करने का साहस कर रहा है। वह इतना घमंडी है कि चलो उसे मार डालो। मारना। इन डाकुओं ने कई लोगों को मार डाला था और उन्हें क्रूर और भयंकर बना दिया था। अब जब उन्होंने हमला करना शुरू किया तो उन्होंने कोई दया नहीं दिखाई। बिपिन की आंखें ठंडी हो गईं। जब उसकी आकृति डाकुओं से टकराने को हुई तो उसकी तलवारबाजी सीधे फूट पड़ी। एक ठंडी तलवार की परछाई को अचानक से जलते हुए देखा जा सकता था और फिर उस प्रकाश ने तुरंत क्षेत्र की अन्य सभी रोशनियों को ढक दिया। ये तलवार चाल। जैसे ही बिपिन की लंबी तलवार निकली, डाकुओं के चेहरे पीले पड़ गए। छी! ठंडी तलवार की रोशनी डाकुओं पर पड़ी और तलवार की धार ने उनका गला काट दिया। केवल एक ही आदान प्रदान में प्रमुख मोटे अधेड़ उम्र के व्यक्ति को छोड़कर सभी डाकू मर गए थे और खून से लथपथ पड़े थे। इसके बाद ट्रिपल किल तलवार की धार मोटे अधेड़ व्यक्ति के कंधे पर दिखाई दी। तुम मोटे आदमी हो। क्या तुमने पहले बताया था कि तुम मुझे दुनिया के तौर तरीके सिखाना चाहते थे? बिपिन ने मोटे मध्यम आयु वर्ग के आदमी की ओर उदासीनता से देखा और उसी समय उसने अपनी लंबी तलवार पर ताली बजाई। खटखटाने से मोटा अधेड़ उम्र का आदमी बिना किसी हिचकिचाहट के घुटनों के बल बैठ गया और विनती की, सर, मैं ये पहचानने में असफल रहा कि आप कितने शक्तिशाली हैं और मैं मरने के लायक हूँ, लेकिन मुझे अपने परिवार में बच्चों और बुजुर्गों का समर्थन करने की जरूरत है। क्या मैं आपकी दया की भीख मांग सकता हूँ? ये सुनकर बिपिन सकते में आ गया। उसने ऐसे बहुत से लोग देखे थे जो मौत से डरते थे, लेकिन उसने कभी इस मोटे आदमी जैसा कोई नहीं देखा। सर, मोटा आदमी अभी भी नाक बहाकर रो रहा था। चुप रहो, बिपिन गुस्से से चिल्लाया। मोटा अधेड़ आदमी डर गया और बोलने की हिम्मत नहीं की, लेकिन वह बिपिन को दयनीय दृष्टि से देखता रहा। मैं तुमसे कुछ पूछूंगा और तुम्हें सच्चाई से जवाब देना होगा, बिपिन ने ठंडे स्वर में कहा। बेशक, मैं कुछ भी पूछूंगा। मैं कुछ भी नहीं छिपाऊंगा। मैं कसम खाता हूँ। मैं केवल आपकी दया की भीख मांगना चाहता हूँ, मोटे अधेड़ आदमी ने कहा। आपने अभी फर्स्ट लीडर और पर्पल फायर गैंग का जिक्र किया, तो आप पर्पल फायर गैंग के सदस्य हैं। इसकी कुल ताकत क्या है? बिपिन ने पूछा। हमारी समग्र ताकत। अधेड़ उम्र का व्यक्ति पहले तो हैरान हुआ, लेकिन उसने तुरंत सवाल का जवाब दिया। सर, पर्पल फायर गैंग में कई 100 लोग हैं और उनमें से कई गोल्ड कोर दायरे में हैं। हमारे 2 नेता हैं और वे दोनों प्रारंभिक शून्य दायरे में हैं। पूरे पूर्वी मैदान में पर्पल फायर गैंग एक प्रसिद्ध गिरोह है। गैंग। बिपिन अपनी हंसी नहीं रोक सका और उसने पूछा कि क्या तुम सिर्फ डाकू नहीं हो? ये सुनकर वह मोटा अधेड़ आदमी अजीब तरह से मुस्कुराया।
क्या पर्पल फायर गैंग में आसपास के 12 राजवंशों द्वारा वांछित कोई भगोड़ा है? बिपिन ने पूछा। भगोड़े? हाँ, मोटे अधेड़ उम्र के आदमी ने सिर हिलाया। पर्पल फायर गैंग का दूसरा नेता सिल्वर लेवल का भगोड़ा है। उसके अलावा हमारे पास 4 और हैं जो ब्लैक आयरन के लेवल पर हैं। उन्हें अलग पहचानना आसान है क्योंकि वे हमेशा एक बाजूबंद पहने रहते हैं। एक सिल्वर लेवल पर और एक ब्लैक आयरन पर। बिपिन मुस्कुराए और बोले, मुझे पर्पल फायर गैंग के गढ़ में ले चलो। अब तुम्हारे साथ अकेले मोटे अधेड़ उम्र के आदमी ने बिपिन को आश्चर्यजनक रूप से देखा। चुप रहो, बस वैसे ही आगे बढ़ो, बिपिन ने गंभीर दृष्टि से कहा। स्वाभाविक रूप से मोटे अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अधिक कुछ कहने की हिम्मत नहीं की और तुरंत बिपिन के लिए रास्ता दिखाया। वास्तव में पर्पल फायर गैंग का गढ़ पूर्वी मैदान में एक पहाड़ी पर स्थित था जो साधारण घरों और तंबुओं से बना था। उस समय पर्पल फायर गैंग का गढ़ बहुत उग्र था। अनेक डाकू मांस मदिरा का आनंद लेने में व्यस्त थे। अचानक एक मोटी आकृति तोप के गोले की तरह फर्श पर गिरी और पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। जाहिर है कि वह मोटी आकृति वाला वह मोटा अधेड़ आदमी था जिसे बिपिन ने पकड़ लिया था। फैट टैंग, तुम क्या कर रहे हो? पर्पल फायर गैंग के कई डाकुओं की नज़र उस मोटे अधेड़ आदमी की ओर पड़ी। मोटा अधेड़ उम्र का आदमी बिना कुछ कहे खड़े होने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसने अपने कंधे की ओर देखा। बिपिन, जिसके पास केवल अपनी लंबी तलवार थी, ने अपनी भुजाएं मोड़ लीं और धीरे धीरे आगे बढ़ गया। डाकुओं ने तुरंत बिपिन को देखा, जिसमें सबसे आगे के 2 लोग भी शामिल थे, जो पर्पल फायर गैंग के 2 नेता थे। उनमें से एक चोटियों वाला एक ठंडा आदमी था, जिसने बाजूबंद पहना हुआ था, जिस पर किल शब्द लिखा था। बाजूबंद देखते ही बिपिन की आंखें चमक उठीं। क्या आप पर्पल फायर गैंग के दूसरे नेता हैं? मैं आपकी बाह पर बाजूबंद चाहता हूँ। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, बिपिन के पीछे ट्रिपल किल तलवार पहले ही बाहर आ चुकी थी। गुनगुनाहट, एक भयानक तलवार का सार तुरंत उससे निकलने लगा। बिना कोई बकवास बोले बिपिन ने तुरंत ठंडे आदमी पर चोटी से हमला कर दिया। पर्पल फायर गैंग तुरंत उथल पुथल में पड़ गया। एक छोटा सा साथी जो केवल गहन स्वर्ण कोर क्षेत्र में है, मुझे मारना चाहता है, चोटी वाले ठंडे आदमी ने तिरस्कार पूर्वक मुस्कुराते हुए कहा। मुझे नहीं पता कि यह लापरवाह और बेवकूफ आदमी कहाँ से आता है, लेकिन इसे तुरंत भेज दो, एक बैंगनी बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। बैंगनी बालों वाला बूढ़ा व्यक्ति पर्पल फायर गैंग का पहला नेता था। दोनों मेज के सामने बैठ गए और बिपिन पर ध्यान दिए बिना शराब पीने लगे। हालांकि उनके आसपास कई डाकू बिपिन के खिलाफ लड़ने की तैयारी कर रहे थे। बिपिन को रास्ता दिखाने वाला मोटा अधेड़ आदमी इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गया। यह आदमी एक बववा जो अभी अभी प्रोफाउंड गोल्ड कोर दायरे में पहुंचा था। उसने वास्तव में पर्पल फायर गैंग के गढ़ में अकेले आने की हिम्मत की और उसने बिना कोई बकवास बोले तुरंत हमला कर दिया। क्या उसका इरादा हमारे दूसरे नेता को मारने का था? उसे शांत रहने का साहस किया। मोटा अधेड़ आदमी अपने दिल में चिल्लाया, लेकिन उसकी आंखों में तुरंत आश्चर्य की झलक दिखाई दी। एपिसोड 187। तन में क्या? एक लंबी सनकरी मेज के पास बैठे चाबुक वाले गुनगुने आदमी ने पहले तो बिपिन को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन उसने तुरंत तलवार की ठंडी चमक को देखा जो उसके सामने आई थी। भाई देखो! उसके बगल में बैंगनी बालों वाला बुजुर्ग भी पूरी तरह से हैरान होकर जोर से चिल्लाया। बिपिन ने अभी अभी कार्रवाई की थी जब वह डाकुओं की भीड़ से घिरा हुआ था जो उसे मारने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि वह अचानक उनके सामने कैसे आ गया? हालांकि यह अभी भी आश्चर्य की बात है कि चाबुक वाले गुनगुने आदमी ने अपनी आंख के कोने से 10 से अधिक डाकुओं की लाशें देखीं।
क्या इस गहन स्वर्ण कोर दायरे योद्धा ने वास्तव में उन सभी डाकुओं को एक पल में मार डाला? टकराना। ठंडी गड़गड़ाहट के बाद उस आदमी के सामने की लंबी संकीर्ण मेज तुरंत धूल में मिल गई। इस बिंदु पर वह तुरंत खड़ा हो गया और अपनी हथेली सीधे बिपिन की ओर बढ़ा दी। उसकी हथेली भूरे रंग के प्रभामंडल से घिरी हुई थी जो पृथ्वी सार की पुष्टि थी जिसे उसने समझा था। प्रारंभिक शून्य क्षेत्र के योद्धा की ओर से आध्यात्मिक शक्ति से भरा एक भयंकर थप्पड़ आगे बढ़ा। आमतौर पर ये थप्पड़ पीक गोल्ड कोर क्षेत्र में किसी को आसानी से मार सकता था, अकेले प्रोफाउंड गोल्ड कोर क्षेत्र में। हालांकि जब तलवार की ठंडी चमक उस तक पहुंची, शुआ तलवार ने बिना किसी प्रतिरोध के सीधे उस व्यक्ति की हथेली को छेद दिया और उसकी हथेली को आधा काट दिया। इससे पहले कि वह निरंतर चमक बनाए रखते हुए गुनगुने व्यक्ति की गर्दन से होकर गुजरे। गुनगुना आदमी विस्मय से भरी आंखों से घूर रहा था, लेकिन उसकी आकृति धीरे धीरे पीछे की ओर गिर रही थी। धिक्कार है बिपिन। जैसे ही पर्पल फायर गैंग के मुखिया बैंगनी बालों वाले बुजुर्ग ने ये देखा, उसके हाथ में एक आश्चर्यजनक रूप से बड़ी कुल्हाड़ी दिखाई दी और एक विशाल कुल्हाड़ी की छाया जबरदस्त तरीके से बिपिन की ओर बढ़ी। दूर जाओ। यहाँ तक कि बैंगनी बालों वाले बुजुर्ग की ओर देखे बिना भी बिपिन ने अपनी तलवार लहराई, जिससे बुजुर्ग को एक मजबूत शक्ति का एहसास हुआ, जिससे उनकी सांसें और खून खराब हो गया। शर्मिंदा महसूस करते हुए आखिरकार वह पीछे हट गए। पीछे हटने के बाद उसने हवा में छलांग लगाने की जल्दी की। फिर उसने अपेक्षाकृत ऊंचे स्थान से फिर से बिपिन की ओर देखा। एक शून्य क्षेत्र के योद्धा को तब तक नहीं मारा जा सकता जब तक वह शून्य चाल का उपयोग करता है, लेकिन बैंगनी बालों वाला बुजुर्ग मूल रूप से उसका लक्ष्य नहीं था। शुरू से ही वह उस गुनगुने आदमी को मारना चाहता था और उसने ऐसा किया। चांदी का बाजूबंद। बिपिन ने केवल अपना हाथ लहराते हुए उस आदमी का बाजूबंद और अंतरस्थानिक अंगूठी छीन ली। फिर वह इधर उधर देखने लगा। अभी भी 4 और हैं। तीखी मुस्कान लिए बिपिन सीधा उनकी ओर चला गया। ची 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 ची। ये हल्की सी आवाज लगातार 4 बार सुनी गई। काले लोहे के बाजूबंद वाले उन 4 डाकुओं को बिपिन ने अपने बाजूबंद छोड़कर मार डाला। शुरू से अंत तक पर्पल फायर गैंग का पहला लीडर हवा में खड़ा था और इसमें शामिल होने की हिम्मत नहीं कर रहा था। बड़ी संख्या में डाकुओं ने बिपिन को घेर लिया और उसे पूरी तरह से भयभीत देख रहे थे, लेकिन कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। हालांकि बिपिन को इन डाकुओं की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, जिसमें शून्य क्षेत्र के बैंगनी बालों वाले बुजुर्ग भी शामिल थे, जिन्हें उन्होंने गंभीरता से भी नहीं लिया था। जब उसके पास सभी हथियार आ गए तो उसने ट्रिपल किल तलवार म्यान में रख ली। तब बिपिन ने सभी डाकुओं को घूरते हुए देखा। जब वह उस मोटे अधेड़ उम्र के आदमी के पास से गुजरा तो वह अचानक रुक गया। उस आदमी की ओर देखते हुए उसने मुस्कुराते हुए कहा, मोटे आदमी, तुम भाग क्यों नहीं जाते? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें जिंदा खा जाऊंगा? अपनी बात खत्म करके बिपिन चला गया। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने घूरकर देखा और फिर सहजता से बैंगनी बालों वाले बुजुर्ग की ओर देखा और पाया कि उसकी आंखें अंतहीन हत्या के इरादे से भरी हुई थीं। उसके आसपास डाकू भी उसे घूर रहे थे। मोटे अधेड़ उम्र के आदमी का गला फूलने लगा तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के बिपिन की ओर खरोंचने लगा। सर सर! यह मोटा अधेड़ उम्र का आदमी चिंता में चिल्लाया, लेकिन उसने जल्दी से उसे संबोधित करने का तरीका बदल दिया। नहीं बॉस, कृपया प्रतीक्षा करें। बिपिन और यह आदमी तुरंत पर्पल फायर गैंग के आवास से निकल गए। असीम मैदान में बिपिन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और उसके पीछे एक मोटा आदमी चल रहा था। फैटी, तुम्हारा नाम क्या है? बिपिन ने पूछा। तन्मय आदमी ने जवाब दिया। आप कहाँ से हैं? उसकी आंखें घबराहट से भरी थीं और उसे अब जमीन पर खड़े होने की हिम्मत नहीं हो रही थी।
शून्य चाल। बिपिन थोड़ा मुस्कुराया देवभूति की ओर से। तन्मय ने ईमानदार जवाब दिया। देवभूति बिपिन की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई, लेकिन उनके चेहरे पर अधिक स्पष्ट मुस्कुराहट थी। मैं भी देवभूति से आता हूँ। चूंकि आप असाधारण स्वर्ण कोर क्षेत्र में पहुँच गए हैं, इसलिए आपको देवभूति में विशेषज्ञ माना जाता है। तो आप पूर्वी मैदान में डाकू कैसे बन गए? बिपिन ने पूछा। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, तन्मय ने बेबसी से कहा। मेरे दुश्मनों का एक समूह मुझे मारने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मुझे वहां से जाना पड़ा। जब मैं पूर्वी मैदान में पहुंचा तो मैंने पर्पल फायर गैंग के डाकुओं से मिलने के लिए दूसरे राजवंश की यात्रा करने की योजना बनाई थी। सौभाग्य से मेरी जुबान चांदी की है और मैंने उन्हें खुश करने की पूरी कोशिश की ताकि मैं अपना जीवन बचा सकूं। तब से मैं पर्पल फायर गैंग के साथ रहना। क्या ये सच है? बिपिन ने भौहें सिकोड़कर कहा। आपने बताया था कि आपका सामना दुश्मनों के एक समूह से हुआ था। मुझे आश्चर्य है कि वे कौन थे या वे किस समूह के थे। तन्मय ने कहा कि यह 9 सम्राटों का संप्रदाय था। जब उन्होंने इसका जिक्र किया तो उनकी आवाज तुरंत ठंडी हो गई और उनकी आंखों में एक तेज रोशनी चमक रही थी, जिससे वह अपनी पिछली छवि से बिल्कुल अलग दिख रहे थे, जब वह मरने से डरते थे। 9 सम्राट संप्रदाय। बिपिन और अधिक चकित हो गए। क्या संयोग है? जब वह पूर्वी मैदान में शिकार करने आया तो सबसे पहले जिस व्यक्ति से उसकी मुलाकात हुई वह यही फैटी था। न केवल वे दोनों देवभूति से थे, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका दुश्मन एक ही था। आखिरकार 9 सम्राटों का संप्रदाय ब्लड फेदर टॉवर के साथ मिला हुआ था, जिसने उन्हें बिपिन का दुश्मन बना दिया। बिपिन तुरंत एक नतीजे पर पहुंचे। तन्मय बांग्लादेश प्रांत के रेनड्रॉप्स के मंडप से संबंधित थे। पेवेलियन ऑफ रेनड्रॉप्स शहर के हर कोने से समाचार एकत्र करने की अपनी क्षमता के लिए जाना जाता था, जिसने इसे बांग्लादेश प्रांत में प्रतिष्ठित बना दिया। जहां तक तन्मय की बात है, वह अवश्य ही पेवेलियन ऑफ रेनड्रॉप्स का युवा मास्टर होगा। 3 साल पहले रेनड्रॉप्स के मंडप और 9 सम्राट संप्रदाय ने कुछ लाभों के कारण एक दूसरे से लड़ाई की, जिसके कारण 9 सम्राट संप्रदाय ने उन्हें नष्ट कर दिया। फिर 9 सम्राट संप्रदाय द्वारा युवा मास्टर का पीछा किया गया और उसे पूर्वी मैदान में डाकू बनने के लिए मजबूर किया गया। तन्मय, चूंकि आप लगभग 3 वर्षों तक पूर्वी मैदान में रहे हैं, इसलिए आप इन 10 समूहों से बहुत परिचित होंगे। बिपिन द्वारा सही पूछा गया। निसंदेह, तन्मय ने निश्चितता के साथ सिर हिलाया और कहा कि पवेलियन ऑफ रेनड्रॉप्स के युवा मास्टर के रूप में, जो बुद्धिमत्ता में सर्वश्रेष्ठ था, मैंने सख्त प्रशिक्षण प्राप्त किया। हालांकि जब बुद्धिमत्ता की बात आती है तो मेरी शक्ति सर्वश्रेष्ठ नहीं है। पूरे पूर्वी मैदान में कोई डाकू नहीं है मुझसे अच्छा है, बिपिन ने मुस्कराते हुए कहा। तो आप अगले कुछ दिनों तक मेरे साथ रह सकते हैं। एपिसोड 188 उकसावे। आने वाले दिनों में बिपिन ने पूर्वी मैदान में शिकार करना जारी रखा, जबकि तन्मय ने ईमानदारी से उसका पीछा किया और उसे अन्य डाकुओं के बारे में जानकारी प्रदान की। यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि तन्मय रेनड्रॉप्स के मंडप का एक योग्य सदस्य था जो जानकारी एकत्र करने में बहुत अच्छा था। उन्होंने जो प्रदान किया वह आश्चर्यजनक रूप से सटीक था। तन्मय की जानकारी के अनुसार बिपिन ने डाकुओं के गिरोहों को एक-एक करके निपटाया। वह सीधे उन डाकुओं की मांद में घुस गया और हथियारबंद भगोड़ों को सरल और क्रूर तरीके से मार डाला और फिर वहां से चला गया। पूर्वी मैदान में कई डाकुओं में से केवल कुछ ही अपनी ताकत और सटीक जानकारी के कारण बिपिन को धमकी देने में सक्षम थे। उन्हें इतना सतर्क रहने की आवश्यकता नहीं थी। पलक झपकते ही 4 दिन बीत गए। रात के समय तारे असीम मैदान पर चमक रहे थे। बिपिन थोड़ा गंभीर भाव के साथ लापरवाही से क्रॉस लेग करके बैठ गया। कल शिकार का आखिरी दिन है।
लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरे पास पर्याप्त हथियार हैं या नहीं। बिपिन ने मन ही मन बुदबुदाया। सबसे कठिन हिस्सा चरण 1 में शिकार की अस्पष्ट विशिष्टता थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितने हथियार हैं। आप अधिक भगोड़ों को मारने का प्रयास करेंगे और अधिक हथियार प्राप्त करेंगे ताकि आप राहत महसूस कर सकें। तन्मय बिपिन ने उस आदमी की ओर देखा जो नींद में खर्राटे ले रहा था। तन्मय तुरंत चौंककर उठा और बॉस से पूछा कि क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ। आज आपने बताया कि डाकुओं का एक गिरोह है जिसका नेतृत्व ब्लड जेड भगोड़ा कर रहा है, क्या ये सही है? बिपिन ने पूछा। बिल्कुल, तन्मय ने सिर हिलाया और कहा कि मैंने ये पर्पल फायर गैंग के पहले लीडर से सुना है। उस आदमी का नाम गिरीश है। वह एक हाई प्रोफाइल व्यक्ति है जो हमेशा प्रसिद्ध डाकुओं को अपनी दावतों में आमंत्रित करता है। पर्पल फायर गैंग का पहला लीडर कभी दावत में गया था और जानता था गिरीश ब्लड जेड भगोड़ा था। बिपिन ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं और कहा, आमतौर पर ब्लड जेड भगोड़े गहन शून्य क्षेत्र तक पहुंचते हैं। उनमें से केवल कुछ ही असाधारण शून्य क्षेत्र तक पहुंचते हैं। लेकिन गिरीश किस स्तर पर है? गहन शून्य क्षेत्र के शिखर, तन्मय ने उत्तर दिया। बिपिन की आंखें अचानक चमक उठीं और उन्होंने कहा, ठीक है, कल गिरीश हमारा लक्ष्य है। ठीक है, तन्मय ने तुरंत उत्साह से सिर हिलाया। आखिरकार पिछले 4 दिनों में बिपिन का पीछा करते हुए उसने बिपिन को एक एक करके कई मजबूत डाकुओं को मारते हुए देखा था। भले ही वह केवल प्रोफाउंड गोल्ड कोर दायरे में था। प्रारंभिक शून्य क्षेत्र में डाकुओं को बिपिन ने एक ही चाल से लगभग मार डाला था। यहाँ तक कि गहन शून्य क्षेत्र में गिनती के योद्धाओं ने भी इन पिछले 4 दिनों में बिपिन ने 3 को मार डाला था। इसके अलावा वह सीधे उनकी मांदों में घुस गया और बड़ी संख्या में डाकुओं की घेराबंदी के तहत उन्हें मार डाला। चूंकि वह घिरे हुए रहते हुए भी गहन शून्य क्षेत्र के योद्धाओं को मारने में सक्षम था, इसलिए वह चरम गहन शून्य क्षेत्र के उन योद्धाओं को भी मारने में सक्षम था। अगली सुबह पूर्वी मैदान के गांवों के आसपास बहुत सारे डाकू जमा थे। लंबी संकीर्ण मेजों पर अच्छी शराब और स्वादिष्ट भोजन रखा गया था। कई खूबसूरत महिलाएं जो पकड़ी गईं वे कमरे के केंद्र में नृत्य कर रही थीं। आओ व्हाइट लेडी, तुम्हारे लिए एक टोस्ट है क्योंकि तुमसे मिलना बहुत मुश्किल है। एक मजबूत और बुद्धिमानी से कपड़े पहने बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, जिसके हाथ में शराब का कटोरा था। प्रथम नेता तमाल, मुझे आपको टोस्ट करना चाहिए। सफेद कपड़ों में बेहद खूबसूरत महिला ने कहा। वह हल्की सी मुस्कुराई और कटोरा उठाया। कई डाकू उसकी हर हरकत से मंत्रमुग्ध हो गए थे। हालांकि अचानक टकराना, गांव का दरवाजा लात मारकर खोला गया और गोल पेट वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी अंदर आया। वह तन्मय था। गांव में प्रवेश करते ही वह सीधे रौबदार अंदाज में चिल्लाया, गिरीश कहाँ है? मेरे बॉस ने मुझसे आपके लिए एक संदेश छोड़ने को कहा है। गिरीश और व्हाइट लेडी सहित गांव के कई डाकुओं ने तुरंत तन्मय की ओर देखा। एक सामान्य व्यक्ति निश्चित रूप से सोचेगा कि बिपिन पागल हो गया था जब उसने प्रोफाउंड गोल्ड कोर क्षेत्र में एक योद्धा को पीक प्रोफाउंड शून्य क्षेत्र में एक योद्धा से निपटने का व्यर्थ प्रयास किया था। लेकिन तन्मय ने ऐसा नहीं किया। क्या? गिरीश की ओर देखते हुए तन्मय तुरंत मुस्कुराया और बोला, गिरीश, मेरे बॉस को तुम्हारे दिमाग में दिलचस्पी है और वह 10 मील के मैदान में तुम्हारे साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहेंगे। वह पहले से ही वहां इंतजार कर रहे हैं। यदि तुम्हें मौत से डर लगता है तो तुम यहां रह सकते हो। अपनी बात खत्म करने के बाद तन्मय ने उनके जवाबों पर कोई ध्यान नहीं दिया और वह तुरंत मुड़कर चला गया। देखते ही देखते गांव का माहौल गमगीन हो गया। गिरीश उदास लग रहा था। उसकी हथेली से, जिसने कटोरा पकड़ रखा था, आध्यात्मिक शक्ति फूट पड़ी, जिससे कटोरा फट गया। मैं देखने जा रहा हूँ कि वह कौन है।
तभी गिरीश तुरंत शून्य में चला गया और हिंसक रूप से उस दिशा में भाग गया जिसे तन्मय ने छोड़ा था। व्हाइट लेडी और कई अन्य डाकुओं ने तुरंत उसका पीछा किया। गांव से कुछ ही दूर एक खाली मैदान में बिपिन बैठा था जिसके पास लंबी तलवार थी। कुछ ही देर बाद तन्मय घूमता हुआ आया और चिल्लाता हुआ, बॉस वह आ रहा है, गिरीश आ रहा है। बिपिन ने अपनी आंखें खोलीं जब सामने से एक विशाल फिटमिलरे उसकी ओर दौड़ा तो उसने अनायास ही एक ठंडी मुस्कान दिखा दी। बिपिन खड़ा हो गया जबकि तन्मय चकमा देकर उसके पीछे चला गया। हुश! ये गिरीश नामक विशालकाय फिटमिलरे था जो अचानक कई डाकुओं के साथ नीचे उतरा। फैट तमाली, तुम्हारा बॉस कहाँ है? गिरीश ने तन्मय की ओर उदासीनता से देखा। मेरा बॉस यही है, तन्मय ने बिपिन की ओर इशारा किया। गिरीश ने फिर बिपिन की ओर देखा, ये देखने के बाद कि बिपिन की आभा गहन स्वर्णकोर क्षेत्र की थी। उसकी धुंधली आंखें अचानक चमक उठीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मूर्ख बनाने की? गिरीश बिपिन ने बर्फीली आवाज में बोलना शुरू किया। उसने तुम्हें मूर्ख नहीं बनाया, वह मैं ही था जो तुमसे प्रतिस्पर्धा करना चाहता था और मुझे वास्तव में तुम्हारा सिर लेने में दिलचस्पी है। बिपिन के पीछे से ट्रिपल किल तलवार खींची गई थी और एक जबरदस्त तलवार का सार धीरे धीरे छोड़ा जा रहा था। ये देखकर गिरीश का पीछा कर रहे डाकुओं के गिरोह का चेहरा अजीब हो गया। तन्मय कम से कम एक्सेप्शनल गोल्ड कोर दायरे में एक योद्धा था। हालांकि बिपिन केवल प्रोफाउंड गोल्ड कोर दायरे में था। गहरे स्वर्ण कोर क्षेत्र का एक योद्धा था जो एक विशेषज्ञ के सिर में रुचि रखता था जो चरम गहरे शून्य दायरे तक पहुंच गया था। क्या वह पागल हो गया था? हालांकि बिपिन को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। बर्फीली ठंडी तलवार की रोशनी की चमक के साथ उसने कार्रवाई की थी। भाड़ में जाओ! गिरीश उदास चेहरे के साथ स्थिर रहा, लेकिन उसकी आध्यात्मिक शक्ति एक तेज ब्लेड में बदल गई थी जो तेजी से बिपिन की ओर बढ़ रही थी। एपिसोड 189 स्काई वैली। चमकती ठंडी तलवार की रोशनी आभासी ब्लेड फ्लैश से टकरा गई जो आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके बनाई गई थी। ठंडी तलवार की रोशनी ने तुरंत ब्लेड की रोशनी को कुचल दिया। यह मृत घास पर कदम रखने जितना आसान था। गिरीश की आंखों में ये गोल्ड कोर कैसी आश्चर्यजनक चमक दिखाई दी। वह चरम गहन शून्य क्षेत्र में एक योद्धा था। उसके ब्लेड प्रकाश का विरोध करने के लिए प्रारंभिक शून्य क्षेत्र में एक साधारण योद्धा को अपनी पूरी ताकत का उपयोग करने की आवश्यकता होगी। शून्य क्षेत्र के नीचे के योद्धाओं के लिए वे जीवित भी नहीं रह पाएंगे। लेकिन ये गोल्ड कोर रियल योद्धा न केवल बच गया बल्कि उसने एक पल में ही अपने ब्लेड की रोशनी भी तोड़ दी। चू! गिरीश के सामने तलवार की छाया एक भयावह सांप की भांति प्रकट हो गई। गिरीश ने उपहास किया और एक सियान कृपाण अचानक उसके हाथों में दिखाई दिया। कृपाण से एक मजबूत उग्र अग्निसार निकला और फिर बिपिन की ओर बढ़ गया। बजना! इस हिंसक लड़ाई के दौरान उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। जब गिरीश को एहसास हुआ कि इस लड़ाई में वह हावी हो रहा है तो उसे बहुत झटका लगा। यहाँ तक कि हमले की जवाबी ताकत ने उसे कई कदम पीछे हटने के लिए भी मजबूर कर दिया। उसी समय बिपिन ने तेजी से फिर से अपनी लंबी तलवार लहराई क्योंकि उसकी तलवार की छाया बहती हुई रोशनी की किरण में बदल गई। निस्वार्थ तलवार तकनीक आदर्शवादी स्वरूप। शुआ! गिरीश के सामने एक चमकदार और बहती हुई रोशनी फुसफुसाहट की तरह हवा में बहती हुई दिखाई दी। गिरीश ने बिपिन को नीचा दिखाने की हिम्मत नहीं की। वह फिर से जवाबी हमला करने की कोशिश में लगातार अपनी कृपाण घुमा रहा था। हालांकि बिपिन को वापस लौटने के लिए मजबूर करने में पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। टकराना! इन भयानक शक्तियों की टक्कर से गिरीश घुरघुराया और अजीब तरह से पीछे हट गया। बिपिन की आंखों में हत्या का इरादा चमक उठा। शुआ! तलवार की रोशनी की एक लकीर तेजी से आगे बढ़ी।
यह अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ा। अभी बिपिन ने जो चाल दिखाई वह निराकार तलवार कला की 9वीं चाल थी। हालांकि पिछले 2 महीनों में उनकी समग्र शक्ति में बहुत अधिक सुधार नहीं हुआ था, फिर भी उनकी तलवारबाजी और तलवार कौशल के स्तर में सुधार हुआ था और उन्होंने पहले ही निराकार तलवार कला की 9वीं चाल को समझ लिया था। अब 9वीं चाल अद्भुत गति से गिरीश के गले की ओर उड़ी। गिरीश की आंखें अनिच्छा से भरी थीं। वह इस तरह हारना नहीं चाहता था क्योंकि उसने अभी तक अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाई थी और उसे ऐसा करने का मौका भी नहीं मिला था। अगर उसे एक और मौका मिलता, भले ही यह बिपिन के साथ सीधी लड़ाई ही क्यों न हो, वह डरता नहीं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। खटखटाने से गिरीश का शरीर जमीन पर गिर गया जबकि बिपिन उसके शरीर को बर्फ जैसी ठंडी आंखों से देखता रहा। तुम बहुत अहंकारी हो, इसलिए तुमने मुझे गंभीरता से नहीं लिया। बिपिन ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला दिया। बिपिन की असली ताकत के साथ वह असाधारण शून्य क्षेत्र में किसी के खिलाफ मुश्किल से लड़ सकता था, लेकिन गिरीश गहन शून्य क्षेत्र के चरम पर था। बिपिन की ताकत उसकी तुलना में थोड़ी ही मजबूत थी। बिपिन का मानना था कि वह उसे दबा सकता है, लेकिन आमने सामने की लड़ाई में उसे मार नहीं सकता। आखिरकार एक बार यिन यांग शून्य दायरे में एक योद्धा ने शून्य चलना चुना तो बिपिन उनसे लड़ने में असमर्थ हो जाएगा। हालांकि गिरीश ने शुरू से ही उसे नीची दृष्टि से देखा। उसने बिपिन की हरकतों का विरोध करने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया और बिपिन ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके इसका फायदा उठाया। कुछ ही चालों में गिरीश को अपनी असली क्षमता दिखाने का समय मिलने से पहले ही बिपिन ने मार डाला था। गिरीश को मारने के बाद बिपिन झुके और ब्लड जेड आर्मलेट ले लिया। ब्लड जेड आर्मलेट लेने के बाद बिपिन मुस्कुराए और बुदबुदाए, इस ब्लड जेड के साथ मेरे आर्मलेट आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त होने चाहिए। तन्मे चलो चलें। बिपिन बस घूमा और तन्मे के पीछे दौड़ते हुए चला गया। उन्होंने गिरीश के ठंडे शरीर को हैरान डाकुओं के एक समूह से घिरे हुए जमीन पर पड़ा छोड़ दिया। यहाँ तक कि व्हाइट लेडी का खूबसूरत चेहरा भी घबराहट से भरा था। वह 3 तलवार सार, गेल रेजिंग फायर और वाटर ड्रॉप का संयोजन था। एक गहन शून्य क्षेत्र के योद्धा को अभी अभी गहन स्वर्णकोर क्षेत्र में किसी ने मार डाला था। वह असाधारण प्रतिभा उन 12 राजवंशों में से एक से होनी चाहिए जो पूर्वी हंट में शामिल हुए थे। 5 दिन पूरे हो गए हैं और आपके शिकार का समय समाप्त हो गया है। अब मेरे साथ आओ, काले बख्तरबंद साजंट ने ठंडे स्वर में कहा। इस साजंट की आभा स्पष्ट रूप से शून्य क्षेत्र में थी। ठीक है। बिपिन बिना किसी हिचकिचाहट के ग्रिफिन की पीठ पर चढ़ गया। फिर वह इस काले बख्तरबंद साजंट के साथ पूर्वी मैदान के केंद्र की ओर दौड़ पड़ा। हालांकि सबसे पूर्वी मैदान एक असीमित मैदान था, फिर भी वहां कुछ पहाड़ और नदियां थीं। पूर्वी मैदान के मध्य में एक विशाल दरार बनी हुई है जिसे स्काई वैली कहा जाता है। इसे स्काई वैली कहा जाता था क्योंकि यह एक ऐसी जगह थी जहां लोग एक नए स्तर पर चढ़ सकते थे। काले बख्तरबंद साजंट बिपिन को स्काई वैली के एक प्रवेश द्वार तक ले गए। वह देवभूति की प्रतिभाओं का समागम स्थल है। कृपया काले बख्तरबंद नीचे जाएं। बिपिन ने सिर हिलाया और फिर नीचे कूद गया। रोशनी सहित कुछ प्रतिभाशाली लोग दरार के प्रवेश द्वार पर पहले से ही इंतजार कर रहे थे। जैसे ही लवलेश प्रवेश द्वार पर आया, सभी की निगाहें उसी पर पड़ीं। तीसरा भाई रोशनी तुरंत बिपिन के पास जाकर खड़ा हो गया। चौथी बहन, तुमने शिकार के दौरान कितने हथियार इकट्ठा किए? क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे पास पहले चरण को पार करने के लिए पर्याप्त हथियार हैं? बिपिन ने पूछा। रोशनी ने अपना सिर हिलाया और कहा कि मुझे यकीन नहीं है कि मेरे पास केवल कुछ ही बाजूबंद हैं। देवभूति सभी आ गए हैं। मैं आवश्यक शस्त्रागार मात्रा की घोषणा करूंगा। एक बैंगनी वस्त्रधारी बुजुर्ग ने कहा।
जो प्रवेश द्वार पर उदासीनता से खड़ा था। जाहिर है कि यह बुजुर्ग देवभूति से नहीं बल्कि किसी अन्य राजवंश से थे, अन्यथा उनका रवैया उनके प्रति इतना उदासीन नहीं होता। लेकिन बिपिन और उनके साथी नाराज नहीं थे। वे बस चुपचाप इंतजार करते रहे। शीघ्र ही देवभूति की इस शिकार की सभी प्रतिभाएं यहाँ एकत्रित हो गईं। गिरीश के ब्लड जेड आर्मलेट पर दावा करने के बाद बिपिन का मानना था कि वह पहले चरण को पास करने की आवश्यकता तक पहुंच गया है, इसलिए वह बचे हुए थोड़े समय में भगोड़ों से लड़ना नहीं चाहता था। जल्दी ही रात का समय आ गया। तन्मय बिपिन ने तन्मय की ओर देखा और उसे एक अंतरस्थानिक अंगूठी फेंकी और कहा कि मैंने पिछले कुछ दिनों में कई शून्य योद्धाओं को मार डाला है। मुझे उनसे जो कुछ भी मिला वह उस अंगूठी में है जो मैंने अभी तुम्हें दिया था। बॉस, आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? तन्मय ने उत्सुकता से बिपिन की ओर देखा। मेरे पास करने के लिए अन्य काम है, इसलिए आपको अपने साथ ले जाना सुविधाजनक नहीं है। ये सामान ले लो और देवभूति के पास वापस जाओ। तुम्हें नौ सम्राट संप्रदाय के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्हें बस एक बड़ा नुकसान हुआ है, इसलिए उनके पास नहीं है तुम्हें मारने की कोशिश करने की ऊर्जा, बिपिन ने कहा। तन्मय ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं और गंभीरता से बिपिन की ओर देखा। फिर जोर से सिर हिलाया और चला गया। तन्मय के जाने के कुछ देर बाद ही बिपिन के सामने एक ग्रिफिन उतरा, जिसकी पीठ पर एक काले बख्तरबंद साजन सवार था। देवभूति बिपिन। एपिसोड 190। 1388 अंक। बैंगनी वस्त्र पहने बुजुर्ग ने कहा, अब जब हर कोई यहाँ है तो मैं पहले चरण को पारित करने की आवश्यकता की घोषणा करूँगा। बिपिन और उनके साथी थोड़ा स्तब्ध रह गए। शिकार में 15 लोगों ने भाग लिया, लेकिन उनमें से अब केवल 13 ही यहाँ थे। फिर भी बैंगनी वस्त्र पहने बुजुर्ग ने कहा कि हर कोई यहाँ था। बिपिन और उनके साथियों को तुरंत एहसास हुआ कि लापता दोनों की शिकार के दौरान मौत हो गई होगी। शिकार के दौरान मुझे कोई खतरा नहीं था क्योंकि मेरी ताकत मेरे साथियों से ज्यादा थी। इसके अलावा मुझे तन्मय की विस्तृत जानकारी के कारण डाकुओं की ताकत का भी पता था। लेकिन बिपिन ने बेबसी से आह भरी। जीवन और मृत्यु भाग्य द्वारा निर्धारित थे। अधिकांश प्रतिभाओं के लिए ईस्टर्नम हंट न केवल एक महान अवसर था बल्कि एक महान जोखिम भी था। अवसर और खतरा हमेशा साथ साथ चलते हैं। बैंगनी वस्त्र पहने बुजुर्ग ने कहा, अपने बाजूबंद सौंप दो। ये सुनकर बिपिन और अन्य प्रतिभागियों ने 5 दिनों के कठिन शिकार के दौरान हासिल किए गए बाजूबंद तुरंत निकाल लिए। इस बार शिकार के परिणाम को मापने के लिए हम बिंदुओं का उपयोग करेंगे, बैंगनी वस्त्र पहने बुजुर्ग ने बताया। बाजूबंदों को 4 स्तरों में विभाजित किया गया है। इनमें ब्लैक आयरन, सिल्वर, पर्पल, गोल्ड और ब्लड जेड शामिल हैं। प्रत्येक स्तर पर संबंधित अंक होते हैं। एक ब्लैक आयरन आर्मलेट 1 अंक के बराबर होता है। एक सिल्वर आर्मलेट 10 अंक के बराबर होता है। एक पर्पल गोल्ड आर्मलेट 100 अंक के बराबर होता है। और ए ब्लड जेड आर्मलेट 1000 अंक के बराबर है। इस चरण को पास करने के लिए 100 अंकों की आवश्यकता होती है। ये सुनकर वहां मौजूद 13 प्रतिभाओं में से कई लोग शर्मिंदा दिखे। अब सब लोग आगे बढ़ें और मुझे अपने बाजूबंद दे दें, बैंगनी वस्त्रधारी बुजुर्ग ने आगे कहा। इतना कहने के कुछ देर बाद ही एक प्रतिभाशाली व्यक्ति, जिसके चेहरे पर पीड़ा भरी झलक थी, आगे आया और उसने अपने बाजूबंद बैंगनी वस्त्रधारी बुजुर्ग की ओर बढ़ा दिए। हम बैंगनी वस्त्र पहने बुजुर्ग ने बाजूबंद गिनने के बाद अपने चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान ला दी। आपके पास 20 बाजूबंद हैं, लेकिन उनमें से 18 काले लोहे के बाजूबंद हैं और केवल 2 चांदी के बाजूबंद हैं। कुल मिलाकर 38 अंक। इसलिए आप पॉइंट बैटल में भाग लेने के लिए योग्य नहीं हैं। गौरव बुजुर्ग ने खुले तौर पर इसकी घोषणा की, जिससे इस प्रतिभा का रंग फीका पड़ गया। तभी एक और प्रतिभाशाली व्यक्ति आगे बढ़ा।
आपको पिछले चरण से कहीं अधिक 84 अंक मिले हैं, लेकिन दुर्भाग्य से आप दूसरे चरण में भी भाग लेने के पात्र नहीं हैं। 61 अंक योग्य नहीं। 21 अंक कचरा। ऐसी कई प्रतिभाएं थीं जो उत्तराधिकार में आगे बढ़ीं, लेकिन दूसरे चरण में पॉइंट बैटल के लिए कोई भी योग्य नहीं था। इसी समय यक्ष, जो ग्लैडिएटर अखाड़े से था, आगे बढ़ा। देवभूति में अद्यतन सांसारिक ड्रैगन सूची में यक्ष को चौथा स्थान दिया गया था। 124 अंक। अंततः कोई है जो दूसरे चरण में भाग ले सकता है, लेकिन इतने कम अंकों के साथ आप दूसरे चरण में शीर्ष प्रतिभाओं में सबसे कमजोर लोगों में से एक होंगे। आप आसानी से अपना जीवन खो सकते हैं। बैंगनी वस्त्र पहने बुजुर्ग ने कहा, फिर उसने बाजूबंद वापस दे दिए यक्ष को। बैंगनी वस्त्र पहने बुजुर्ग ने जो कहा उससे यक्ष को बुरा लगा, लेकिन वह क्रोधित नहीं हुआ। बाजूबंद लेने के बाद वह चुपचाप एक तरफ खड़ा हो गया। बची हुई प्रतिभाएं एक एक करके आगे बढ़ीं और तदनुरूप परिणाम सामने आए। याग्निक को 136 अंक मिले, बबन को 349 अंक मिले, जेवियर को 275 अंक मिले, रोशनी को 115 अंक मिले। उनके अलावा कोई भी शिष्य 100 अंक से आगे नहीं गया। जेवियर, तुम्हें 2 पर्पल गोल्ड आर्मलेट कैसे मिले? बबन ने आश्चर्य से जेवियर की ओर देखा। याग्निक और यक्ष दोनों ने भी जेवियर को घूर कर देखा। याग्निक और यक्ष दोनों को जेवियर से उच्च स्थान दिया गया था, लेकिन आखिर में जेवियर को उनसे 2 गुने अंक मिले। उन्हें झटका कैसे न लगता। जेवियर उदासीन दिख रहा था, वह बस पत्थर की तरह वहीं खड़ा था और कुछ भी समझा नहीं रहा था। जहां तक रोशनी की बात है तो लोगों को लगा कि यह उचित है, क्योंकि रोशनी ने चयन की लड़ाई के दौरान यज्ञेश को पीछे धकेल दिया था। बिपिन को छोड़कर शिकार में भाग लेने वाले देवभूति के सभी प्रतिभावान पहले से ही अपनी बात जानते थे। इस बिंदु पर वह भी आगे बढ़े और बैंगनी वस्त्र पहने बुजुर्ग की ओर चल दिए। बिपिन ने 5 दिनों के शिकार के दौरान प्राप्त किए गए बाजूबंद निकाल लिए। बिपिन को एक के बाद एक 10 से अधिक बाजूबंद निकालते देखने के बाद बैंगनी वस्त्रधारी बुजुर्ग सदमे में था। इन 10 या इतने ही बाजूबंदों में से काले लोहे और चांदी के बाजूबंदों को नजरअंदाज किया जा सकता था, लेकिन 3 बैंगनी सोने के बाजूबंद और एक ब्लड जेड बाजूबंद थे। ब्लड जेड आर्मलेट। बैंगनी वस्त्र पहने बुजुर्ग ने आश्चर्य से बिपिन को देखा। आमतौर पर ब्लड जेड आर्मलेट के मालिक जानवर कम से कम पीक प्रोफाउंड यिन शून्य दायरे तक पहुंच गए थे। हालांकि इनमें से एक योद्धा को एक प्रतिभाशाली व्यक्ति ने मार डाला था जो केवल गोल्ड कोर दायरे में था। ये 12 राजवंशों में शायद ही कभी हुआ था। आमतौर पर ऐसे सुपर जीनियस केवल 2 बड़े साम्राज्यों और कुछ मध्यम आकार के साम्राज्यों में ही मौजूद थे, लेकिन अब अप्रत्याशित रूप से एक छोटे साम्राज्य ने एक को जन्म दिया है। कुल 1388 अंकों में शाबाश युवा बैंगनी वस्त्रधारी बुजुर्ग ने बिपिन की ओर देखते हुए कहा। जिस तरह से उसने बिपिन को देखा वह स्पष्ट रूप से अन्य प्रतिभाओं से अलग था। आखिरकार एक प्रतिभाशाली व्यक्ति जो शिकार में 1000 से अधिक अंक प्राप्त कर सकता था, सभी 12 राजवंशों के शिखर पर था। बिपिन की बात सुनकर अन्य सभी प्रतिभाशाली लोग दंग रह गए। इतने सारे अंक! उनके अंक बबन से 1000 से भी ज्यादा हैं। वह उस जानवर को कैसे मार सकता है जिसके पास ब्लड जेड आर्मलेट है? वह एक वास्तविक राक्षस है। सभी प्रतिभाशाली लोग बिपिन को देख रहे थे, विशेषकर वे जो दूसरे चरण में भाग लेने के योग्य नहीं थे। उनकी आंखें ईर्ष्या और ईर्ष्या से भरी हुई थीं। दुर्भाग्य से बिपिन को इतने अंक प्राप्त हुए, लेकिन वह उन्हें साझा नहीं कर सका। ठीक है, मैंने सभी का स्कोर रिकॉर्ड कर लिया है। जो प्रतिभावान दूसरे चरण के लिए योग्य नहीं हैं, वे अब जा सकते हैं। बैंगनी वस्त्र पहने बुजुर्ग ने कहा। ये सुनकर जिन प्रतिभाओं के पास पर्याप्त अंक नहीं थे वे दुखी होकर एक के बाद एक चले गए।
जीवित बचे 13 प्रतिभाओं में से केवल 6 के पास पर्याप्त अंक थे और वे दूसरे चरण में भाग लेने के हकदार थे। वे बिपिन, जेवियर, रोशनी, बबन, याग्निक और यक्ष थे। आप 6 लोगों ने पहला चरण पास करके अच्छा काम किया है। आगे मैं आप लोगों को चरण 2 के नियम बताऊंगा। बैंगनी वस्त्रधारी बुजुर्ग ने कहा। स्टेज 2 में लक्ष्य वास्तव में बहुत सरल है। ये बिंदु चोरी है। शिकार के दौरान आपने जो हथियार एकत्र किए थे, जो आपके अंकों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, वे आपको वापस कर दिए गए हैं। अगले 10 दिनों में आप स्काई वैली में प्रवेश करेंगे और हथियारों के लिए अन्य राजवंशों के योद्धाओं के साथ युद्ध करेंगे। 10 दिनों के बाद आपके द्वारा एकत्र किए गए अंकों के अनुसार एक रैंकिंग बनाई जाएगी। अंत में शीर्ष 10 में स्थान पाने वाली प्रतिभाओं को 12 राजवंशों द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। रैंकिंग जितनी ऊंची। सब्सक्राइब कर लीजिए, छोटे थोड़ी ना हो जाएंगे।